ओके उर्दू अकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। अगर आप भी उर्दू ट्रांसलेटर के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। काफी दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। आज पहली क्लास है उर्दू ट्रांसलेटर के एग्जाम के लिए, वो इम्तहान जिसका नाम है सहायक उर्दू अनुवादक, और ये इस साल की वैकेंसी है। मैंने इसके लिए जो एक रोड मैप बनाया है वो 60 दिनों का है पीटी के लिए। आज उसकी पहली क्लास है। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो डाल दिया है, मैंने उसमें रोड मैप की भी वीडियो डाल दिया है, और आज मैं पहली क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं आपके लिए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप में से जो भी इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 60 क्लास काफी है आपके लिए। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं इस वीडियो में, पहली क्लास से लेकर 60 क्लास तक, अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ लिया इसको, ईमानदारी से पढ़ लिया इसको, तो आप यकीन करें कि सिर्फ मुलाजमत ही नहीं बल्कि आपको ये बहुत सारी चीजें देगा। मतलब इससे सिर्फ आप ये जॉब ही नहीं हासिल कर लेंगे, बल्कि ये कई सारी चीजें सिखाएगा आपको। यह आपको आपके आइडियाज को एक्सप्रेस करना सिखाएगा। जिंदगी में आपको कामयाबी के कई सारे रास्ते खोल देगा ये। इससे आपका तलफ्फुज अच्छा होगा। वैसे भी लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है, इट इज साइंस ऑफ ऑल साइंसेज एंड आर्ट्स ऑफ ऑल आर्ट्स। दुनिया के सारे साइंस का साइंस है ये। जितनी भी साइंटिफिक नॉलेजेस हैं या जितनी भी आर्टिस्टिक चीजें हैं, वो सब जबान के जरिए ही होती हैं। इट्स अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज, आप जानते ही हैं। तो सिर्फ आपको ट्रांसलेटर नहीं बनना है, फकत ये जबानों के तर्जुमे का नाम नहीं है, बल्कि बहुत सारी तहजीबें, सकाफत और बहुत सारे उलूम से आप वाकिफ होंगे, जानेंगे उसको। बैरकैफ, चलिए आज के इस सेशन का आगाज किया जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस शिद्दत से तैयारी करें कि वो जॉब, वो कुर्सी जिसका ख्वाब आपने देखा है वो शर्मिंदा ताबीर हो। इस शेर के साथ इस क्लास का आगाज करते हैं कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। एक अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर है जो कभी एक सेल्समैन हुआ करते थे मामूली। जिग जिगलर नाम है बंदे का। उस बंदे ने कहा था, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। मतलब आपको आगाज करने के लिए अजीम होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अजीम बनने के लिए आपका आगाज करना जरूरी है। अगर आप शुरू करना चाहते हैं किसी चीज को, तो उसके लिए महान होना जरूरी नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए आपका शुरू करना, आगाज करना जरूरी। खैर चलिए, अब हम आते हैं इस रोड मैप की तरफ। एक बार रिकॉल कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता नहीं होगा मैं ये क्लास कैसे लेने वाला हूं। सबसे पहला जो सेक्शन होगा, अभी मैं 4 सेक्शन में क्लास लेने वाला हूं, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, उर्दू ग्रामर और जनरल नॉलेज। वोकैबुलरी वाले हिस्से में यह होगा कि मैं आपको आज 100 वर्ड सिखाऊंगा, 33 हिंदी के, 33 उर्दू के और 33 इंग्लिश के। उसके बाद ट्रांसलेशन के सवालात होंगे। यहां पर मैं आपको 2 टॉपिक कराऊंगा आज। एक तो कंप्लीट पैराग्राफ आपसे ट्रांसलेट करवाऊंगा, फिर उससे कुछ सेंटेंसेस दूंगा मैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए। फिर हम आएंगे उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद की तरफ। इसमें मारूजी सवालात होंगे, वही जो इम्तिहान में आपके आते हैं, एमसीक्यूज। 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। कोई एक टॉपिक होगा, आपको मालूम है वैसे भी 3 ही टॉपिक है इसमें। या तो वाहिद जमा करना है आपको, या अल्फाज व अज़दाद करने हैं आपको, या फिर आपको तज़कीर व तानीस करना है। तो आज हमको एक टॉपिक पिक करेंगे, उसके 50 एमसीक्यूज को देखेंगे, और उसके बाद आएंगे हम उमूमी मालूमात की तरफ। मैं इसमें भी 30 एमसीक्यू लेने वाला हूं। चलिए स्टार्ट किया जाए, आगाज किया जाए। शुरू अल्लाह के नाम से। सबसे पहले वोकैबुलरी वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आज की ये जो पहली क्लास है, टारगेट हमारा 100 वर्ड है, और मैंने हर दिन के लिए, आपने अगर नहीं देखा है कि मैं डे 1 में क्या लेने वाला हूं, डे 2 में क्या लेने वाला हूं, डे 3 में क्या लेने वाला हूं, तो आप ओके इंग्लिश एकेडमी नाम का ऐप है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए। सहायक उर्दू अनुवादक वाले कोर्स में जाइए। वहां पर रोड मैप में जब आप जाएंगे तो आपको दिख जाएंगी अगली 20 क्लासेस, चूंकि 20 क्लासेस करके देने वाला हूं मैं।
तो आपको अगली 20 क्लासेस दिख जाएंगी कि मैं क्या लेने वाला हूं वहां पर। मेरे कैफ आज की ये जो पहली क्लास है इसमें मैं आपको संज्ञा पढ़ाने वाला हूं, जिसको उर्दू में इस्म कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। और 33 ये तो हम करेंगे, लेकिन इसके साथ आप एक वर्ड देख रहे होंगे, सरल, आसान, इजी। ये इजी नाउन्स हैं। अब आपका सवाल होगा कि जब ये नाउन है ही तो फिर इजी क्यों? नाउन मतलब नाउन नहीं, मैंने इसको दो हिस्से में बांटा है। आपको पहले ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जिसको आप हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, संयोजक और विस्मयादि बोधक कहते हैं, या फिर इसको उर्दू में आप इस्म, ज़मीर, फेल, मुताल्लिक़े फेल, सिफत, हर्फ जर, हर्फ आत्फ और हर्फ नदा कहते हैं। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे और इनके इजी वर्ड्स को लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद दूसरे राउंड में हम लोग इनके डिफिकल्ट वर्ड्स को लेंगे। चलिए, ये आज का जो 30 वर्ड है, 33 वर्ड है, आपके सामने उसकी लिस्ट है। ये एक चार्ट है, पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड है, तीसरी स्लाइड है, चौथी स्लाइड है, कंप्लीटेड। ये 33 वर्ड्स हम लोग करने वाले, हिंदी में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। मेरी पहली प्रायोरिटी हिंदी और उर्दू है या उर्दू और हिंदी है। इंग्लिश बोनस है, अगर आप चाहें तो करें, वैसे भी ये मेंस में काम आएगा आपको, अगर पीटी में काम नहीं आया तो। सीरियल नंबर इधर है, स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है हिंदी में इच्छा, उर्दू में ख्वाहिश। अब ये और बात है, ये आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है कि अगर ये इच्छा है तो कामना भी है, अभिलाषा भी है, ये ख्वाहिश है तो आरजू भी है, तमन्ना भी है। तो ये बात की चीजें हैं, है ना, वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। इंग्लिश में डिजायर। चलो इधर, ये क्या है? विचार, ख्याल, थॉट, शिक्षा, तालीम, एजुकेशन, रात्रि, रात, नाइट, अग्नि, आग, फायर, भूमि, जमीन, लैंड, गृह, घर, हाउस, परिवार, खानदान, फैमिली, स्वास्थ्य, हेल्थ, शांति, अमन और पीस। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सुख, खुशी, हैप्पीनेस। अब यह और बात है कि सुख को हम प्रसन्नता भी कहते हैं, ठीक है, और हैप्पीनेस को हम प्रॉस्पेरिटी भी कहेंगे, ग्लैडनेस भी कहेंगे, मिर्त भी कहेंगे, जॉय भी कहेंगे। बहुत सारे टर्म्स हैं, वो बाद में सीखेंगे, धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। दुख, गम, सौरो, सफलता, कामयाबी, सक्सेस। अब यहां पर सक्सेस नहीं, सक्सेस पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करेंगे आप लोग। असफलता, नाकामी, फेल्योर, आशा, उम्मीद, होप, भय, खौफ, फियर, क्रोध, गुस्सा, एंगर, ज्ञान, इल्म, नॉलेज, जीवन, जिंदगी, लाइफ, मृत्यु, मौत, डेथ, भूमि, जमीन, लैंड। यह और बात है कि धरती, धरा, धरातल, ये भी कहते हैं भूमि को। जमीन, लैंड, आकाश, आसमान, स्काई, शत्रु, दुश्मन, एनिमी, पत्र, खत, लेटर, भाषा, जबान, लैंग्वेज, देश, मुल्क, कंट्री, राज्य, रियासत, स्टेट, नगर, शहर, सिटी, मार्ग, रास्ता, रोड, परीक्षा, इम्तहान, एग्जाम। और अगला जो 3 वर्ड है, पर्वत, पहाड़, माउंटेन, छात्र, तालिब इल्म, स्टूडेंट, ध्वनि, आवाज, साउंड। ठीक है, तो ये 33 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो गए। लेकिन अब मैं आपको इस पर एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। ये जो उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात हैं, जो स्टूडेंट ये नहीं जानते ये इस्तिलाहात क्या होते हैं, उनको मैं बता देता हूं। ये होता है टर्मिनोलॉजी, ठीक है। यहां पर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। एक लफ्ज होगा और उसका उर्दू मुतबादिल क्या होगा, उर्दू इक्विवेलेंट क्या होगा, या एक हिंदी का लफ्ज दिया होगा, उसका उर्दू मुतबादिल क्या होगा, ठीक है, उसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, उर्दू इक्विवेलेंट क्या होगा उसका। खैर, अभी ये जो वर्ड्स मैंने यहां पर आपको दिया है, इसमें सब इसी में से वर्ड आएंगे। पहले इच्छा आएगा, फिर विचार आएगा। देख लो आप लोग, यहां पहला वर्ड आपके सामने, सबसे पहले क्या है? इच्छा, विचार। अब मतलब पहले इच्छा आएगा, उसके बाद विचार आएगा। तो ये जो इच्छा है इसको हम क्या बोलते हैं? ख्वाहिश। अब यहां पर मैंने क्या किया है, पहले आपका ये समझना जरूरी है कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। अब मैंने क्या किया कि इस वाली स्लाइड से मैंने सिर्फ उर्दू के वर्ड्स पिक किए हैं, सीरियल नंबर 10 तक। इसमें से 17 वर्ड्स मैंने पिक किए हैं, चुने हैं, जिसको आपको उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट करना है।
और फिर 18 से मैंने शुरू किया है कि आपको हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करना है जी। और उसके बाद 17 क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं जो मुतफर्रिकात के तौर पे हैं कि इसमें है वो, लेकिन इन 33 में से नहीं है, इसके अलावा फिर 17 और मैंने जोड़ दिया है। तो ये जो मैंने कहा है कि मैं सिर्फ 2000 ये 6000 वर्ड सिखाने वाला हूं, नहीं, ये एक्सीड होकर के आपको लगभग ये 8000 वर्ड तक पहुंचेगा। ठीक है, मैंने इसमें 17 वर्ड और जोड़ा है लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। ख्वाहिश किसको कहते हैं? आरजू। मुझको ये आरजू वो उठाए नकाब खुद, उनको ये इंतजार तकाजा करे कोई। ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। शाद अजीम आबादी का सुना होगा आपने। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? इच्छा कहेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं और वर्ड तो आप जानिए अभिलाषा। आप जानना चाहते हैं तो और जानिए वर्ड कामना। इसको हम क्या कहेंगे? डिजायर कहेंगे, विश कहेंगे। ठीक है, विचार, थॉट, प्रेम, लव, शिक्षा, तालीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ख्याल को हम क्या कहेंगे? तो ख्याल को कहेंगे विचार। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है ना। यदा कदा मेरे हृदय में ये विचार उत्पन्न होता है। प्रेम, मोहब्बत, गृह घर को बोलते हैं और रात्रि नाइट को बोलते हैं। तालीम, शिक्षा है ना। इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अल्लाह के हुक्म, या पढ़िए अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, नेक्स्ट रात किसको कहेंगे? रात, रात्रि। दोपहर अपराह्न को कहते हैं। ठीक है, सुबह ये प्रातः काल को कहते हैं। नेक्स्ट अगला है आग। आग हम कहेंगे अग्नि को। अग्नि के लिए आप यूज कर सकते हैं पावक भी। ठीक है, ये भी यूज होता है आग के लिए। इंग्लिश में फायर बोलते हैं, इसको स्मोक बोलते हैं इंग्लिश में। जल को फारसी में आब कहते हैं, उर्दू में। सूरज को सूर्य भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, प्रभाकर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जमीन। जमीन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम क्या? भूमि, धरती। अगर धरातल आ जाए तो ये भी वही है। नेक्स्ट नींव कहते हैं हम फाउंडेशन को। किसको? फाउंडेशन को। आगे चलो, अगला है घर। घर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गृह। घर के लिए इंग्लिश हिंदी में भी घर ही यूज होता है, और अगर संस्कृत वजन अगर इसका हम लेते हैं तो इसको गृह बोलते हैं। द्वार कहते हैं हम दरवाजा को। किसको? दरवाजा को। अरबी में बाब इस्तेमाल होता है, जिसको उर्दू में भी ये मुस्तार है। खिड़की शुब्बाकुन, अगर आप जानते होंगे ये अरबी, तो वैसे इंग्लिश में इसको विंडो कहते हैं। बाजार को मार्केट कहते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट है खानदान, परिवार, आइला अरबिक। नौकरी को हम जॉब बोलते हैं। सभा को हम मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटिंग, जलसा। चलिए नेक्स्ट है विद्यालय। आप जानते हैं स्कूल बोलते हैं। सेहत के लिए हम स्वास्थ्य यूज करते हैं। ईर्ष्या कहते हैं हम जेलसी को। जेलसी को अगर आप उर्दू जानना चाहते हैं तो हसद को बोलते हैं। कॉमनली हम लोग जलन बोलते हैं। वस्त्र के लिए क्लॉथ इस्तेमाल होता है। धन को हम वेल्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। अमन, शांति, सुकून, पीस। युद्ध, जंग को कहते हैं। जंग वो कहते हैं ना, जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। विश्वास, यकीन को कहते हैं। नेक्स्ट गति, मोशन को कहते हैं। ठीक है, चाल को। आगे चलो, खुशी, सुख को कहते हैं, और खुशी के लिए हिंदी में यूज होता है प्रसन्नता भी। ठीक है, क्रोध को हम गुस्सा कहते हैं। दुख को आप जान ही रहे हैं, गम, हुज्न, ये भी इस्तेमाल होता है। अश्रु कहते हैं हम आंसू को। जो ऑप्शन के वर्ड्स है ना वो भी बता दूंगा, किसी को हिंदी में, किसी को उर्दू में, किसी को इंग्लिश में, किसी को पर्शियन में, किसी को अरबिक में, क्योंकि पर्शियन और अरबिक के वर्ड्स मुस्तार हैं उर्दू में, तो वो भी रायगा नहीं जाएगा। और अगर मैं आपको संस्कृत के वर्ड्स बता रहा हूं तो वो भी हिंदी में बोरो किए गए हैं, तो वो भी बेकार नहीं जाएगा। अब ये बोरो क्या होता है? इसको बोलते हैं
मुस्तार, मुस्तार यानी लेना, उधार। तो ऐसा है ना कि एक कोई भी जो जबान है वो पूरी तरह से प्योर नहीं है। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में दुनिया के लगभग सारी जबानों से वर्ड्स बोरो किए गए। इसमें फ्रेंच के भी वर्ड्स हैं। ये जो आप बैटरी, चॉकलेट, पासपोर्ट, टिकट, ये सब वर्ड्स जो बोलते हैं, कहाँ के वर्ड्स हैं? फ्रेंच के वर्ड्स हैं। ये जो आप बोलते हैं बाजार, कारवां, ये सब कहाँ के वर्ड है? पर्शियन का वर्ड है। आप इंग्लिश में बोलते हैं सिपोई, ये जो शैम्पू, ये सब वर्ड बोलते हैं, ये हिंदी का वर्ड है। ये जो आप ठग यूज करते हैं, ये जो आप जंगल यूज करते हैं, ये सब हिंदी के वर्ड्स हैं। बट इट हैज बीन बोरोड इन हिंदी, इट हैज बीन बोरोड इन इंग्लिश। इसको इंग्लिश में बोरो किया गया। उसी तरह अगर आप बात करें अलजेब्रा की बात करें, हशीश की बात करें, वो जो ड्रग दिया जाता है, तो ये सारे वर्ड्स कहाँ के हैं? ये सब अरबिक के वर्ड्स हैं, बट इट हैज बीन टेकन इन इंग्लिश। उर्दू में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अरबी और फारसी से मुस्तार हैं। अगर आपने गालिब को पढ़ा, इकबाल को पढ़ा, तो गालिब तो है कि उनकी शायरी में इतनी तहदारी और फारसियत का इतना गलबा है कि कभी कभी आपको लगेगा कि भाई हम उर्दू नहीं फारसी पढ़ रहे हैं। अल्लामा इकबाल की जब मुलाकात हुई लखनऊ में, कोई क्या बोलते हैं, वो भी शायरी थे, उनसे मुलाकात हुई, मैं नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा है, तो कोई शेर सुनाने को कहा गया, कोई कलाम सुनाने को कहा गया। अल्लामा इकबाल ने सुनाया तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ अब उर्दू में भी सुना दीजिए। इट मीन्स ये क्या था? मतलब उन्होंने मजाहिया अंदाज में कहा भाई ये तो पूरा फारसियत का गलबा है, इसमें कुछ उर्दू टाइप का भी सुनाया जाए, अहमद फराज टाइप का। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो ये जो बोरो है ना, ये मुस्तार है। इट मीन्स वर्ड हैज बीन टेकन। तो अगर मैं आपको बता रहा हूं उन सारे वर्ड्स को, तो रायगा यानी बर्बाद, कुछ भी नहीं जाने वाला है। गम को हम दुख कहेंगे। स्वप्न कहते हैं हम सपना को, ड्रीम को, ठीक है। स्नेह कहते हैं हम प्यार को। आगे चलिए, नेक्स्ट है कामयाबी, सक्सेस, सफलता। आलस्य, सुस्ता, मतलब काहिली, आलस्य कहते हैं हम काहिली को। स्मृति कहते हैं हम याद को। और विफलता वही असफलता, नाकामी, ठीक है, नाकामी, जिसको इंग्लिश में फेल्योर कहते हैं। आगे, नाकामी किसको कहते हैं? असफलता को कहते हैं। रक्षा किसको कहेंगे? हिफाजत को। किसको? हिफाजत, हिफाजत। बुद्धि, बुद्धि विजडम को कहते हैं, अकल को, ठीक है। आनंद जॉय को कहते हैं। आगे है उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद की खुशी। सर सैयद अहमद खान का बड़ा फेमस मजमून है। उम्मीद जो है ना, इसको हम आशा कहते हैं। हर्ष आनंद को, खुशी को, ठीक है। क्रोध गुस्सा, गुस्सा को। और विश्वास यकीन को। खौफ किसको कहते हैं? खौफ कहते हैं भय को, ठीक है। डर को, फियर को, हुज्न को। निडरता कहते हैं ब्रेवरी को, बहादुरी को। आगे चलिए, स्वप्न ड्रीम मैंने बता दिया। गुस्सा किसको? क्रोध को कहेंगे। दया कहेंगे हम मर्सी को, मर्सी को, ठीक है। संतोष किस चीज को कहते हैं हम? सब्र को, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट इज द फाइनेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे अच्छी चीज है सब्र। हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, आपने सुना होगा। खुशी सब्र में नेहा होती है। नेहा मतलब पोशीदा होती है। हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट। यहां कंटेंट का मतलब सब्र है, वो कंटेंट नहीं जो सोशल मीडिया पे चलता है। शांति अमन को कहते हैं। अब चलो हम हिंदी से उर्दू इस्तिलाहात की तरफ आते हैं। अब यहां पर हिंदी के वर्ड्स होंगे, उसको उर्दू में कन्वर्ट करेंगे। ज्ञान इल्म को कहते हैं। ज़हन अकल, बुद्धि, सेंस। फहम समझ को कहते हैं, समझ को। इसको सागासिटी भी कहते हैं इंग्लिश में। फहमो फरासत बोलते हैं ना। नेक्स्ट, जीवन किसको कहते हैं? जीवन जिंदगी को। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों पर चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया अपने को समतल में खींचे। आपने अगर पढ़ा होगा आरसी प्रसाद सिंह का ये जीवन का झरना, ये कविता है उनकी, बड़ी फेमस है। तो ये वहां जीवन का उन्होंने बड़ा बहुत जबरदस्त पोर्ट्रे किया उन्होंने उसमें। मौत मृत्यु को कहते हैं। माश किसको कहते हैं? माश कहते हैं रोजगार को, ठीक है। आगे चलो,
ये बेदार है। बेदार का मतलब होता है जगा होना, ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे बेदारी कॉन्फ्रेंस होती है, और जितनी कॉन्फ्रेंसेस बेदारी वाली होती है, लोग उसमें कुछ ज्यादा ही गुनूदगी में होते हैं। नेक्स्ट है, हासिल कुछ नहीं होता क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता। मृत्यु मौत को कहते हैं, नूर, नूर कहते हैं रोशनी को, नूर कहते हैं रोशनी को। वैसे कुरान शरीफ में एक सूरा भी है नूर। इश्क प्रेम को कहते हैं, और तालीम शिक्षा को कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भूमि, जमीन, है ना। पहाड़ जबल भी कहते हैं, माउंटेन भी कहते हैं, पर्वत भी कहते हैं। सैयारा कहते हैं हम ग्रह को, इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, और रोशनी कहते हैं हम प्रकाश को। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है आकाश। आकाश, आकाश के लिए हम यूज करते हैं आसमान। बर्क, बर्क किसको कहते हैं? बिजली को कहते हैं, बिजली को। बर्क बिजली को कहते हैं। नज्म किसको कहते हैं? सितारा को कहते हैं। किसको? आप लोगों ने सुना होगा इल्मे नुजूम, ये जो है ना एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं। किसको? एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? ज्योतिष विद्या। क्या? ज्योतिष विद्या। तुराब किसको कहते हैं? तुराब कहते हैं जमीन को, जमीन को। वो कहते हैं ना, नदायम किसी को शबाब होना है, एक दिन सबको जेरे तुराब होना है। तो जेरे तुराब मतलब मिट्टी के नीचे, मिट्टी के अंदर। नदायम किसी को शबाब होना है। दायम किसको वो कहते हैं? हमेशा रहने वाली चीज। कौन हमेशा रहने आया है? सबको एक ना एक दिन मिट्टी के अंदर जाना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। शत्रु कहते हैं हम दुश्मन को, हबीब कहते हैं दोस्त को, है ना। हबीब कहते हैं हम दोस्त को। और इसके लिए खलील का लफ्ज भी आया है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। मूसा कलीमुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत अली असदुल्लाह, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह। आगे चलो, शागिर्द किसको कहते हैं? स्टूडेंट को। और अख कहते हैं हम ब्रदर को, भाई को। नेक्स्ट है पत्र कहते हैं हम खत को, और कातिब कहते हैं लिखने वाला। ठीक है। दरख्वास्त कहते हैं हम एप्लीकेशन को, जिसको हिंदी में हम आवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेदन। और कासिद किसको कहते हैं? संदेश वाहक। कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, उसका पैगाम दिल के सिवा कौन ला सके। कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, उसका पैगाम दिल के सिवा कौन ला सके। भाषा जबान को कहते हैं। ठीक है, ये इसका जवाब है। मुअल्लिम शिक्षक के लिए इस्तेमाल होता है। मुताल्लिम स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी छात्र के लिए। अंदाज ये तरीका वे हो गया। देश कहते हैं हम देश कहते हैं हम वतन को। ठीक है, इसके लिए मुल्क का इस्तेमाल भी करते हैं। रियासत की जहां तक बात है, ये राज्य को कहते हैं। दारुस सल्तनत ये राजधानी को कहते हैं, जिसको कैपिटल भी कहते हैं इंग्लिश में। राज्य को स्टेट कहते हैं। बर्र आजम की अगर आप बात करेंगे तो इसको हिंदी में महादेश भी कहते हैं, इसको महाद्वीप भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कंटिनेंट भी कहते हैं। दुनिया में 7 बर्र आजम हैं, और बहर आजम की बात करें तो 4 हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट है राज्य, इसको रियासत कहते हैं। कहीं कहीं पर आप 5 भी देखेंगे। ये बहर आजम की बात कर रहा हूं, जिसको इंग्लिश में ओशन कहते हैं। इसको ओशियन मत पढ़ देना, ओशन। दारुस सल्तनत राज को, बर्र आजम कंटिनेंट को। आगे चलो, नगर के लिए इस्तेमाल होता है, नगर के लिए इस्तेमाल होता है शहर। सूबा कहते हैं फिर से वही राज्य को। देहात तो आप जानते हैं क्या होता है। और ये जो है दहकां, दहकां देहाती को कहते हैं। किसको? दहकां। आगे चलो, मार्ग कहते हैं हम किसको? तस्वीर। मार्ग कहते हैं हम रास्ता को, जिसको पाथ कहते हैं। ठीक है, रोड कहते हैं। और ये जो तस्वीर है वो तो आप भी जान रहे हैं, तस्वीर क्या होता है? पिक्चर। शाहराह कहते हैं हाईवे को, हाईवे को। कूचा, कूचा गली को कहते हैं। इस कूचे के हर जर्रे से आगाह, कहां से किस जगह लाया गया हूं। ये जो
कू भी इस्तेमाल होता है इसके लिए। क्या? कू भी, इसका मतलब भी गली होता है। वो गुलाम हमदानी मसहफी का शेर सुना होगा आपने, नफीयो इस बात का हंगामा रहा इस कू में, नफीयो इस बात का हंगामा रहा इस कू में, नफीयो इस बात का हंगामा रहा इस कू में। कोई मारा गया कोई सरफराज हुआ, मतलब कोई मारा गया, किसी को कामयाबी मिली, नफी नॉट के सेंस में होता है और इस बात जो है यस के सेंस में होता है। ये नकारात्मक के लिए या सकारात्मकता के लिए, ये आशिकों की बातें हैं। बहरकैफ आगे बढ़ो। परीक्षा को हम इम्तिहान कहते हैं, निशिस्त बैठक को कहते हैं, मरकज केंद्र को कहते हैं। ठीक है, ये जो सिटिंग होती है, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, इम्तहान, परीक्षा, एग्जाम, मरकज केंद्र जहां पर आपका सेंटर होना है, और पर्चा सब्जेक्ट देखो, उससे रेलिवेंट सारा टॉपिक रहता है। पर्वत के लिए हम यूज करते हैं सतह मुर्तफा। ये जो पर्वत है, पर्वत हम पहाड़ को बोलते हैं, सतह मुर्तफा ये हम प्लेटो को बोलते हैं, जिसको हम पठार कहते हैं हिंदी में। जमीन से ऊपर उठा हुआ जो पहाड़ी इलाका होता है उसको बोलते हैं। गदीर कहते हैं स्मॉल स्ट्रीम, एक पानी की छोटी धारा जो रेगिस्तान के बीच बहती है। जजीरा आइलैंड को कहते हैं, जिसको हिंदी में हम टापू कहते हैं, जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। छात्र उस्ताद को, छात्र तालिब इल्म को कहते हैं। ताजिर बिजनेसमैन को कहते हैं। मौलिम टीचर को कहते हैं। ध्वनि कहते हैं हम आवाज को, किसको? आवाज को। और बर्क कहते हैं हम बिजली को। शुआ कहते हैं हम रोशनी को। आलूदगी कहते हैं हम प्रदूषण को, पॉल्यूशन को। नेक्स्ट है, आगे बढ़ो। आपने 33 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, अब हम बढ़ रहे हैं मुतफर्रिकात की तरफ। चराग किसको कहते हैं? दीपक को, दीपक को। अपना तो काम है जलाते चलो चराग, रस्ते में खाह दोस्त के दुश्मन का घर मिले। खिड़की, कपड़ा, सागर, सागर कहते हैं हम समंदर को। ठीक है, नेक्स्ट है पत्रिका। पत्रिका को उर्दू में रिसाला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्ती, दोस्ती के लिए हम मित्रता यूज करते हैं। मार्गदर्शक को हम पायनीर कहते हैं, या रहनुमा कहते हैं, या रहबर कहते हैं। ठीक है, सौंदर्य कहते हैं हम खूबसूरती को, किसको? खूबसूरती को। वाणी कहते हैं हम आवाज को। ठीक है, आवाज को। नेक्स्ट है न्याय, इंसाफ। खता कहते हैं गलती को, शहादत, शहीद हो जाना। उदाहरण कहते हैं मिसाल को। ठीक है, वगैरह, ये तो इत्यादि के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके लिए आप इंग्लिश में ईटीसी का यूज करते हैं। अगरचे, हालांकि के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में इसको अल्दू बोलते हैं। ठीक है, यद्यपि। नेक्स्ट, ये स्वाद से जो सदा है इसको हम आवाज कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। कंपन, ये वाइब्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। गीत, ये सॉन्ग हो गया, और ये म्यूजिक हो गया, संगीत। अवकाश कहते हैं छुट्टी को, तातील को। रहलत, फरमा जाना, मतलब मर जाना, इस दारे फानी से कूच कर जाना। दाइये अजल को लब्बैक कहना। ठीक है, जिस्म से रूह का परवाज कर जाना। सुबुकदोशी कहते हैं हम, वो क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट को, रिटायरमेंट को। ठीक है, अज़्म कहते हैं, अज़्म कहते हैं इरादा, इरादा, इरादा। अदालत, अदालत कहते हैं हम, अदालत कहते हैं हम न्यायालय को। न्यायाधीश कहते हैं जज को। अन्याय कहते हैं इनजस्टिस को। नाइंसाफी को, अन्याय, ना इंसाफी, न्याय, इंसाफ। ठीक है, आगे चलो। और न्यायाधीश कहते हैं मुंसिफ को, किसको? मुंसिफ को। रक्त किसको कहते हैं? खून को, खून को। रक्त कहते हैं खून को। और खंजर किसको कहते हैं? वो जो डैगर होता है उसको बोलते हैं। कत्ल, आप जानते हैं कत्ल क्या होता है। कलीम आजिज ने क्या कहा था कि कलीम आजिज के लफ्जों में, दामन पे कोई छीट, न खंजर पे कोई दाग, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। आगे बढ़िए। कातिल, कत्ल करने वाला। आंदोलन कहते हैं हम तहरीक को, जिसको हम मूवमेंट कहते हैं। और ये जो मुहिम है ना, इसको एक्सपेडिशन कहते हैं। ठीक है, एक्सपेडिशन कहते हैं।
मुहिम को हिंदी में अभियान कहते हैं, तहरीक को आंदोलन कहते हैं, और खात्मा तो कहते हैं किसी चीज का इरेडिकेशन। ठीक है, इसकी अगर हिंदी में बात करें तो उन्मूलन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पोलियो उन्मूलन अभियान चलता है, तो क्या पोलियो खात्मा मुहिम है ना। नेक्स्ट अगला है ख्वाब स्वप्न को कहते हैं, आशा उम्मीद को, दुस्वप्न ये कहते हैं बुरा ख्वाब को, नाइटमेयर जिसको कहते हैं, दृष्टि नजर को कहते हैं, संदेह शुबा को कहते हैं, शक को कहते हैं, शक, शिकवा वही ये बात नहीं कि मुझे शिकवा नहीं तुमसे, ये तो मेरा ज़र्फ है कि शिकायत नहीं करते। तजब्जब कहते हैं इंसान एक डायलमा की सिचुएशन में होना, ठीक है, कि गोमगो की कैफियत, क्या करे क्या ना करे। शशदर हैरान रह जाने को कहते हैं, शॉक्ड अचंभित। ठीक है, नेक्स्ट आदर्श कहते हैं हम मिसाली को, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में आइडियल कहते हैं। तोहफा हम गिफ्ट को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्याय, न्याय हम इंसाफ को कहते हैं, अदल को कहते हैं। रहमत आप जान रहे हैं रहमत क्या होता है। न्याय इंसाफ को कहते हैं, अदल को कहते हैं। रहमत आप जान रहे हैं शहादत मुंसिफ, ये मैंने पीछे भी बताया है। संस्कार ये तहजीब को बोलते हैं। वैसे जहां तक सकाफत की बात है इसको हम कल्चर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम संस्कृति कहते हैं। रफाकत आप जान रहे हैं दुश्मनी है। शहरियत ये सिटीजनशिप को बोलते हैं, नागरिकता को बोलते हैं। ठीक है, शहरियत नागरिकता, जिसको सिटीजनशिप सिटीजनशिप। नेक्स्ट शोहरत, शोहरत कहते हैं हम ख्याति को, प्रसिद्धि को, फेम को। रचना कहते हैं हम क्रिएशन को। ठीक है, रचना कहते हैं हम क्रिएशन को। ये कहते हैं ना कि किसकी तसनीफ है। जैसे अगर मैं ये बोलूं आपसे, ये बताइए कि मद्दो जज़्र इस्लाम, एक्चुअली ये एक पोम है उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली की, तो मैं अगर ये सवाल करूं कि मद्दो जज़्र इस्लाम किसकी तसनीफ है, या फिर मैं ये कहूं कि बताओ या फिर मैं ये कहूं कि बताओ कि गोदान किसकी रचना है, तो वही क्रिएशन, वर्क। इसको अगर लिटरेचर की लैंग्वेज में बात करें तो वर्क कहेंगे। आचरण आप जान रहे हैं मैनर होता है। अनियमितता इरेगुलरिटी को कहते हैं। आगे चलो, संपत्ति जायदाद को बोलते हैं, प्रॉपर्टी को बोलते हैं। विरासत ये उत्तराधिकार, किसको, उत्तराधिकार। मृत, मृत व्यक्ति से जो मिलता है उसको हम बोलते हैं। अगला है तो मृत व्यक्ति से जो प्रॉपर्टी मिलती है उसको हम उत्तराधिकार बोलते हैं। ठीक है, और जिस बंदे को मिलती है उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। तमद्दुन ये जीवन शैली की बात करता है, जीवन शैली की बात करता है। ठीक है, आगे चलिए, आपका वोकैब सेक्शन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये 50 वर्ड सीखने के दौरान आपने कम से कम 200 वर्ड सीखे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और ये जो 60 क्लासेस होने वाली हैं, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 200 से, तो लगभग 12,000 वर्ड का जखीरा हो जाएगा आपके पास। मतलब ये मेरी एक एक क्लास से जो आप नोट बनाएंगे ना, एक एक बुकलेट बन जाया करेगा। आगे चलिए, वैसे मैंने पिछली क्लास में अनाउंस किया था कि लिंगो नाम का मेरा एक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल है, आप यूट्यूब पर जाएंगे, इसी नाम का मेरा ऐप भी है प्ले स्टोर पर, लिंगो देख ले, LINGOW। आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उस ऐप पर आपको एक कोर्स दिखेगा लिंगो ऐप पर स्पीकिंग का, जिसका नाम है डायमंड स्पीकिंग कोर्स। हिंदी टू इंग्लिश वाला कोर्स है ये, मतलब जिनको हिंदी आती है उनके लिए स्पीकिंग कोर्स है। 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। फीस 499 है, 4 महीने का है। ये कॉलिंग नंबर है। मैंने आपसे वादा किया था पिछली क्लास में कि मैं स्टार्ट करूंगा उर्दू वालों के लिए भी, और मैंने स्टार्ट कर दिया है। डायमंड स्पीकिंग कोर्स है, इंग्लिश उर्दू है ये। और मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि इसकी फीस उस वाले कोर्स का 50% होगा, यानी उसी ऐप पर हिंदी टू इंग्लिश जो कोर्स है उसकी फीस 499 है, और उर्दू टू इंग्लिश जो कोर्स है उसकी 249 है। ये कोर्स आपके सामने, भारत का नंबर 1 स्पीकिंग कोर्स, डायमंड स्पीकिंग कोर्स, उर्दू टू इंग्लिश, एंड फीस 249 ओनली, 4 महीने की फीस है। कोई भी इंक्वायरी करनी हो, आपके सामने ये कॉलिंग नंबर्स हैं, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम तर्जुमे की बात करते हैं। आज दो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, एक है मेरा देश भारत और दूसरा है मेरी माँ। सबसे पहले हम हिंदी से उर्दू तर्जुमे की तरफ जाएंगे और हिंदी से उर्दू तर्जुमे में हम सबसे पहले करेंगे मेरा देश भारत को। हालांकि पिछली क्लास में मैंने ये करवा दिया था, बट फिर भी रिपीट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मेरा देश भारत एक महान और प्राचीन देश है। उर्दू में मेरा मुल्क भारत। अब इसका नाम भारत हो गया है, आप चाहे हिंदुस्तान कह सकते हैं चाहे भारत कह सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स नॉट अ बिग इशू। मेरा देश भारत एक महान और प्राचीन देश है। मेरा मुल्क हिंदुस्तान एक अजीम और कदीम मुल्क है। महान को हम अजीम कहेंगे और प्राचीन को हम कदीम कहेंगे। भारत की संस्कृति, संस्कृति यानी सकाफत, इसकी परंपराएं यानी रवायात, इसका इतिहास यानी इसकी तारीख बहुत ही गौरवशाली। गौरवशाली, गौरव के लिए हम जो वर्ड उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वो फख्र, फख्र अंगेज हम कह सकते हैं। ठीक है, यहां अलग अलग धर्म यानी यहां अलग अलग मजहब का अनुसरण यानी मजहब, अनुसरण का मतलब होता है उसको मानना, क्या मानना करने वाले और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, भाषा जबान को कहते हैं, लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य की, राज्य को आप सूबा भी कह सकते हैं और इसको रियासत भी कह सकते हैं। अगर आप मदरसे के फारगीन हैं, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, तो आप इस पर कोई तबसरा नहीं करेंगे कि मैं उर्दू में कहीं पर इमला की गलती कर रहा हूं। हालांकि इमला की गलती तो नहीं हुआ करेगी, बट ये कुछ ना कुछ आपको कहीं पर एक कमी दिखेगी, चाहे हो सकता है वो हैंड राइटिंग की हो या कहीं पर एक शोशा मैंने ज्यादा दे दिया हो, कम दे दिया हो, तो ये कमी हो सकती है। तबसरा इसलिए नहीं करना है कि ना तो मैं इंग्लिश लिखता हूं कभी, ना तो मैं हिंदी लिखता हूं कभी, ना तो मैं उर्दू लिखता हूं कभी। लगभग 12 से 16 घंटे मैं रोजाना सिर्फ कंप्यूटर पे ही अपना टाइम बिताता हूं, लैपटॉप पे अपने। तो लिखने का तो जमाना ही चला गया। आगे बढ़ते हैं। और शाज़ो नादिर कभी मौका मिलता है तो लिखता हूं। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में किताबें, अब आप कहेंगे आपने इतनी सारी किताबें 25 से ज़्यादा कैसे लिख दी, तो आज का ज़माना वो कंप्यूटर और इंटरनेट का है। ये कलम वाला ज़माना तो है नहीं। अब तो तबाद भी है और कंप्यूटर की सहूलत भी है, तो इसलिए वो लिखना नहीं पड़ता। मेरे कोई मैनस्क्रिप्ट नहीं मिलेंगे, मखतूता नहीं मिलेगा मेरा। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग पहचान, पहचान को हम शिनाख्त कहते हैं यानी आइडेंटिटी। इसकी मतलब पोशाक यानी लिबास, भोजन यानी खुराक और रीति रिवाज यानी रस्मो रवाज। अब इसको आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। भारत की राजधानी, अब इसको आप दारुल हुकूमत कह सकते हैं, राजधानी को दारुल हुकूमत नई दिल्ली है, दिल्ली। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को हम कहेंगे कौमी परचम। ठीक है, तिरंगा कहलाता है। और राष्ट्रीय गीत यानी कौमी, कौमी नगमा या तराना। ठीक है, जनगण मन है। भारत में सभी त्योहार, त्योहार के लिए त्योहार ही इस्तेमाल होता है और उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। अब ये देखो यहां पर, ये जो त्योहार है इसके लिए त्योहार इस्तेमाल करेंगे और ये जो उत्सव है इसके लिए हम तकरीब यूज करेंगे। ठीक है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है यानी भारत का दारुस सल्तनत नई दिल्ली है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यानी हमारा कौमी परचम तिरंगा कहलाता है और कौमी तराना जनगण मन है। हिंदुस्तान में सभी त्योहार और तकारीब बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। अच्छा, हर्षोल्लास के लिए हम यूज करेंगे तुझको एहतिशाम, तुझको एहतिशाम के साथ मनाए जाते हैं। हमारे देश ने यानी हमारे मुल्क ने नेहरू जैसे महान राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को हम कहेंगे सियासतदां, और महात्मा गांधी और मौलाना आजाद जैसे महान यानी अजीम मार्गदर्शक, मार्गदर्शक को हम कहेंगे रहनुमा दिए हैं।
जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष यानी जद्दोजहद किया। आज भारत के हर क्षेत्र के लोग, क्षेत्र शोबा फील्ड के लोग देश की सेवा के लिए समर्पित यानी वक्फ हैं। चाहे वो किसान यानी काश्तकार, सैनिक, फौजी, वैज्ञानिक, साइंसदां या फिर शिक्षक या असातिज़ा हों। मुझे अपने देश से, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, अपने वतन से बहुत मोहब्बत है। हम सबका कर्तव्य है, हम सबका फर्ज है कि हम अपने देश यानी मुल्क की एकता यानी यकजहती, अखंडता यानी सालमियत और सम्मान यानी इज्जत की रक्षा यानी हिफाजत करें। आई होप के इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब आगे हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। जो आपने ट्रांसलेट किया है अभी मेरा देश भारत को, उसी मेरा देश भारत को अब आप तर्जुमा करिए उर्दू में। हिंदी सेंटेंसेस आपके सामने होंगे जो इजी टू मीडियम टू डिफिकल्ट होंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा देश महान है, तो महान के लिए मैंने क्या बताया, अजीम इस्तेमाल करेंगे। और देश के लिए मुल्क का इस्तेमाल होगा, तो आपको मालूम है ये हो जाएगा मेरा मुल्क अजीम है। अकबर नहीं, अकबर सिर्फ अल्लाह है। मेरा मुल्क खास है, तो खास को हम विशेष कहते हैं। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। भारत की संस्कृति, अगर आपको ये पता है कि हम संस्कृति को सकाफत कहते हैं और गौरवशाली को हम फख्रअंगेज कहते हैं, अगर आपको ये चीजें पता है तो ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत के लिए आप हिंदुस्तान का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब भारत का नाम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक भारत है, तो आप भारत भी अगर जुमले में आ रहा है, दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत की अब ये नाम ही है तो क्या किया जा सकता है। भारत की तहजीब नहीं, तहजीब के लिए सिविलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं, मतलब सभ्यता होगा। संस्कृति है तो सकाफत है, फिक्रिया नहीं फखरिया हो सकता है। भारत की सकाफत फख्रअंगेज है। आगे चलिए। भारत में कई धर्मों, तो मजहब की जमा मजाहिब के लोग रहते हैं। ठीक है, भारत में कई अकायद के लोग रहते हैं। अकायद इसके लिए अगर होता तो पंथ इस्तेमाल होता। ठीक है, तो यहां पंथ नहीं है, यहां धर्मों है, जिसको हम क्रीड कहते हैं इंग्लिश में। तो भारत में कई मजाहिब के लोग रहते हैं। कई हकायक नहीं होगा, अफकार नहीं होगा, अफकार फिर विचार हो गया। हर राज्य की अपनी अलग पहचान है, पहचान को हम शिनाख्त कहते हैं। तो हर रियासत का अपना दारुस सल्तनत, ये नहीं होगा, दारुस सल्तनत हम कहते हैं सूबा को, राज्य को। हर रियासत की अपनी अलग शिनाख्त है, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज के लिए हम परचम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कौमी परचम तिरंगा झंडा है। नहीं, इसमें सिर्फ तिरंगा है हमारा, बैनुल अक़वामी नहीं। बैनुल अक़वामी फिर ये हो गया अंतरराष्ट्रीय। क्या अंतरराष्ट्रीय को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरनेशनल। तो ये जो है ना, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, हमारा बैनुल अक़वामी परचम तिरंगा है। नहीं होगा, हमारा कौमी झंडा तिरंगा है। बेहतर होगा झंडा की बजाय अगर उर्दू है तो हमारा कौमी परचम तिरंगा है। ये सेंटेंस ज्यादा सही है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ, अदर ऑप्शंस भी है बट कमजोर है वो। भारत में सभी उत्सव, उत्सव किसको कहते हैं, त्योहार को कहते हैं, तकरीब को कहते हैं। और सभी है तो तकरीबात हो जाएगा। बड़े हर्ष से, हर्ष का मतलब है खुशी से मनाए जाते हैं। तो भारत में तमाम त्योहार खुशी से मनाए जाते हैं। भारत में तमाम तकरीबात कभी भी गमी से नहीं मनाए जाते। भारत में तमाम त्योहार समझदारी नहीं होगा, भारत में तमाम तकरीबात खुशी से मनाए जाते हैं। हमारे देश ने कई महान किसको बोलते हैं, अजीम को। और मार्गदर्शक किसको, रहबर को। अजीम रहबर या अजीम रहनुमा। हमारे मुल्क ने सियासतदान नहीं होगा, हमारे मुल्क ने कई अच्छे रहनुमा, अजीम रहनुमा दिए। गांधी जी ने स्वतंत्रता यानी आजादी, और संघर्ष यानी जद्दोजहद। तो गांधी जी ने आजादी, तबलीग नहीं, गांधी जी ने जमहूरियत नहीं, आजादी के लिए। जमहूरियत ये फिर हो जाएगा डेमोक्रेसी, जिसको हम हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं। इसके बारे में कहा था अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट, लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन है। गांधी जी ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद नहीं की, आजादी के लिए जद्दोजहद। अगला है सैनिक देश की सेवा करते हैं।
तो सैनिक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फौजी, और सेवा के लिए खिदमत, यानी फौजी मुल्क की खिदमत करते हैं। क्या होगा? फौजी मुल्क की खिदमत करते हैं। फौजी रियासत की हिफाजत करते हैं नहीं होगा, सिपाही तो होगा ही नहीं, फौजी मुल्क की खिदमत करते हैं। ये जो हिफाजत है वो रक्षा हो गया, और ये जो रियासत है वो सूबा हो गया। नेक्स्ट है, मुझे अपने देश से प्रेम है, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। अगला है, मेरा देश भारत एक महान और प्राचीन देश है। तो महान के लिए अजीम हो गया, और प्राचीन के लिए कदीम हो गया। तो अजीम और कदीम, मेरा वतन भारत एक अजीम और जदीद नहीं होगा, जदीद नया को बोलते हैं, मेरा मुल्क भारत एक अजीम और कदीम मुल्क है। हाँ, ये तरक्की याफ्ता है, ये हम विकसित को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विकसित को। प्राचीन को इंग्लिश में एंशिएंट कहते हैं, और विकसित को इंग्लिश में डेवलप्ड कहते हैं। ठीक है, DEVELOPED, डेवलप्ड। भारत का इतिहास, इतिहास तारीख को बोलते हैं, और इसकी संस्कृति यानी इसकी सकाफत फखरिया है, फख्रंगेज है। तो भारत की तहजीब, भारत की तारीख और उसकी सकाफत फख्रंगेज है। आगे चलते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, राजधानी को दारुल सल्तनत कहते हैं। तो भारत का दारुल हुकूमत, भारत का दारुल हुकूमत भी कहते हैं, दारुल सल्तनत भी कहते हैं, दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत कौमी तराना, राष्ट्रीय ध्वज कौमी परचम। तो ये हो जाएगा कौमी तराना जनगण मन है। ये जनगण मन जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वैसे बांग्लादेश का जो वो नेशनल सॉन्ग है कौमी तराना, वहां का आमार सोनार बांग्ला, इसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है उसको तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा, बट उन्हीं की एक पोएम से इंस्पायर होकर के लिखा गया वो। देश की अखंडता, अखंडता कहते हैं हम इंटीग्रिटी को, जिसको उर्दू में सालमियत कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रिटी। मुल्क की सालमियत की हिफाजत हमारा फर्ज है, या तहफ्फुज हमारा फर्ज है। मुल्क की सालमियत का तहफ्फुज हमारा। 15 क्वेश्चंस यहां पर आपके कंप्लीट हो गए। हिंदी वाला जो टॉपिक था आपका मेरा देश भारत, वो आपने कंप्लीट कर लिया। 15 सेंटेंसेस भी आपने प्रैक्टिस कर लिए। और अब हम चलते हैं उर्दू की तरफ, यानी उर्दू से हिंदी तर्जुमे की तरफ। तो पहले उर्दू में आपको एक पैराग्राफ, एक टॉपिक, एक हिस्से, एक मजमून ट्रांसलेट करना होगा। और टॉपिक है मेरी मां। पहले हम इस पूरे को ट्रांसलेट करेंगे, और इसके बाद फिर हम 15 क्वेश्चंस देखेंगे जहां हमें जुमलों को ट्रांसलेट करना होगा। शुरू करते हैं, आते हैं इस मजमून की तरफ। पहले मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे यहां पर। मेरी मां दुनिया की सबसे आजीम हस्ती है। मेरी मां दुनिया की सबसे आजीम, आजीम कहते हैं महान को, महान हस्ती है। और जब ट्रांसलेट करने आप जाएंगे तो कुछ उसकी बारीकियां होती हैं। हर जबान का अपना एक असल होता है, उसमें उसकी खूबसूरती होती है, उसकी खूबसूरती मांद पड़ जाएगी। ठीक है, अब अगर कोई ये कहे कि अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, है ना, अपने अम्मा अब्बा का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, एक दिन मैं क्लास ले रहा था स्पोकन की, इंग्लिश स्पीकिंग मैंने पढ़ाया है, 2009 में शुरू किया था। ये सफ़र मेरा कोरोना के बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑफलाइन ही बंद कर दिया। फिर मैं किताब लिखने की तरफ आ गया, या उसके बाद कह लें आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ गया। कई सारे ऐप्स हैं मेरे प्ले स्टोर पे, कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, कई सारी किताबें हैं, अपना पब्लिकेशन है। तो फिर मैं उस तरफ आ गया। खैर, तो उधर लगभग 2009 से 21 तक का तजर्बा है। 12 साल मैंने क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ बिताया है। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा, सर वुजू को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैंने कहा, यार तुम हर चीज की इंग्लिश के पीछे क्यों पड़े रहते हो? Why do you go after each and every word and you want to know the English equivalent of each and every word? बेवकूफी है। अब ये जो वजू है, मैं उसको क्या एब्ल्यूशन बताता है? ये अंग्रेजों के यहाँ होता है, ये क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में नहीं है ये। तुम अपने एक तो ये समझ होनी चाहिए कि जो अपना वर्ड है उसको पॉपुलराइज करो। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि ये जो सलात है या वजू है, इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या होता है? इंग्लिश में भी ये वही है, हिंदी में भी वही है। ठीक है ना? तो ये जो है मेरी माँ दुनिया की सबसे अजीम हस्ती है, अब इसको आप ऐसे तो ट्रांसलेट नहीं करें कि मेरी माँ दुनिया की सबसे महान छवि है।
अब छवि जो है ना, वो अब किसी के पर्सनालिटी को अगर डिफाइन करेंगे तो ये पर्सनालिटी ट्रेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरी माँ दुनिया की सबसे महान हस्ती है, ये भी चलेगा, बल्कि ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है छवि के बनिस्बत। वो मोहब्बत व्यक्ति तो करेंगे तो बिल्कुल अटपटा सा लगेगा, या व्यक्तित्व है, वो मोहब्बत, कुर्बानी, खिदमत और सब्र की अलामत हैं। क्या मजा आ जाएगा। मैंने जानबूझ के यहां कॉमा लगा करके इतने सारे वर्ड्स दिए हैं कि आपको और भी वर्ड सीखने का मौका मिले। वो मोहब्बत यानी प्रेम, कुर्बानी यानी त्याग, खिदमत यानी सेवा, सब्र यानी संतोष जिसको कंटेंटमेंट कहते हैं, या फिर आप धैर्य भी कह सकते हैं, कि अलामत यानी सिंबल यानी प्रतीक है। लव, सेक्रीफाइस, सर्विस, कंटेंटमेंट का सिंबल है वो। ये इस कायनात का सबसे मुकद्दस रिश्ता है। कायनात को हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं, इंग्लिश में यूनिवर्स, और मुकद्दस को पवित्र कहते हैं। आगे चलिए, और रिश्ता के लिए यहां पर संबंध यूज करेंगे तो बड़ा अटपटा लगेगा कि ये इस ब्रह्मांड का सबसे पवित्र संबंध है, क्वाइट इनअप्रोप्रिएट। तो हम बोलेंगे ये इस ब्रह्मांड का सबसे पवित्र रिश्ता है, अच्छा लगता है। मेरी मां न सिर्फ मेरे वजूद कहेंगे अस्तित्व को, मेरे अस्तित्व की बुनियाद यानी आधार हैं, यानी उन्होंने मुझे जन्म दिया है, बल्कि वो एक ऐसी रोशनी है, यानी एक ऐसी प्रकाश है जो अंधेरे में यानी अंधकार में मेरे लिए चिराग यानी दीपक बन जाती है। मां की आगोश यानी मां की गोद में वो सुकून है, वो शांति है, दुनिया में कहीं मयस्सर नहीं। मयस्सर के लिए प्राप्त यूज करेंगे, उपलब्ध यूज करेंगे तो वो अटपटा लगेगा। मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं, वो मेरे लिए खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। नेमत भेंट को कह सकते हैं, नेमत आशीर्वाद को कह सकते हैं। मां के बगैर यानी बगैर जग सूना सूना लगे, मां के बिना जिंदगी सूनी लगती है, सूना जिंदगी, जीवन। आगे चलिए, मेरी मां ने खामोशी से यानी चुपचाप, साइलेंटली मेरे लिए उम्र भर कुर्बानी दी है, त्याग किया है। वो मेरी कामयाबी पर यानी मेरी सफलता पर फख्र करती हैं, गर्व करती हैं, और मेरी नाकामी पर और मेरी असफलता पर मेरी हौसला अफजाई यानी मेरा प्रोत्साहन करती हैं। वो मेरी पहली उस्तानी यानी मेरी पहली शिक्षिका यानी मेरी पहली टीचर और दोस्त हैं। वो दुनिया की वाहिद हस्ती हैं, इकलौती हस्ती हैं जिनकी नज़र में, जिनकी दृष्टि में मैं कभी, नज़र ज़्यादा बढ़िया होगा, मैं कभी नाकाम यानी असफल नहीं हुआ। अगर जिंदगी में, अगर जीवन में कोई रिश्ता बेलोस कहते हैं हम निस्वार्थ को, सेल्फलेस लव जिसको कहते हैं ना, निस्वार्थ मोहब्बत का इस्तेआरा है यानी रूपक है, तो सिर्फ मां का रिश्ता है। हमें हमेशा यानी सदैव या सर्वदा अपनी मां का एहतराम यानी सत्तराम यानी आदर, सत्कार नहीं, आदर करना चाहिए, उसकी खिदमत, उसकी सेवा करनी चाहिए, और उसे खुश यानी प्रसन्न रखने की कोशिश यानी प्रयत्न करना चाहिए। मां की दुआ, दुनिया की दुआ, प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी शक्ति है। चलिए, अब उसको कंप्लीट कर लेने के बाद हम पहले जुमले की तरफ आते हैं। मां की आगोश में सुकून है, यह सीरियल नंबर 16 हो जाएगा। 15 आपने कर लिया है हिंदी से उर्दू वाले में, अब हम उर्दू से हिंदी वाले में चलते। तो हिंदी से उर्दू वाला जो किया आपने, उसमें उसी टॉपिक से रिलेटेड सारा जुमला था। अब जो आप उर्दू से हिंदी करने जा रहे हैं, इसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड सारा जुमला होगा, यानी मां से रिलेटेड। मां की आगोश में सुकून है यानी मां की गोद में शांति है, ठीक है, मां की गोद में शांति है। वो मेरी कामयाबी पर यानी सफलता पर गर्व करती है, देखो कहीं पर है सफलता पर गर्व करती है। आगे चलो, मेरी मां दुनिया की सबसे अजीम यानी महान हस्ती है। मेरी मां और दुनिया, संसार की, संसार देखो, संसार यहां है, संसार और कहीं नहीं है। नेक्स्ट है, ये एलिमिनेशन का तरीका है कि आप जिस वर्ड को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, पहले आप उसको मैच करने की कोशिश करिए जो दिए गए ऑप्शंस है वहां पर, तो बाकी अपने आप एलिमिनेट हो जाता है यानी छट जाता है।
माँ के बगैर जिंदगी सूनी लगती है। बगैर को बिना बोलते हैं, सूनी को सूना बोलते हैं, जिंदगी को संसार बोलते हैं। अब देखो यहां पर, या फिर जीवन भी बोलते हैं। चलो, जिंदगी, जीवन, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। माँ के बिना जीवन, देखो कहीं पर है माँ के बिना जीवन, माँ सब में है माँ के बिना जीवन। सूनी के लिए सूना हो जाएगा, सूना लगता है। आगे चलो, नेक्स्ट। हमें हमेशा अपनी माँ का एहतराम, एहतराम किसको बोलते हैं? आदर, आदर को। हमें और हमेशा के लिए सदैव का प्रयोग किया जाता है। सदैव, अक्सर नहीं, सदैव, सदैव। हमें सदैव, यहां भी सदैव है, यहां भी सदैव है, सम्मान है, आदर भाव है। हमें सदैव अपनी मां का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मेरी मां दुनिया की सबसे अजीम हस्ती है। अजीम किसको बोलते हैं? महान को, महान। मेरी मां संसार की सबसे श्रेष्ठ आत्मा, बिल्कुल नहीं होगा यहां पर, हस्ती कर सकते हैं, महिला भी नहीं होगा। बड़ी और महान है, तो इसमें महान ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। मेरी मां दुनिया की सबसे महान हस्ती है। वो मोहब्बत, कुर्बानी, खिदमत और सब्र की आलामत है। मैंने ये लाइन वहां पे खास तौर से हाईलाइट किया था। ये हो जाएगा प्रेम, त्याग। अब देखो कहीं पर प्रेम त्याग है, तो यहां प्रेम है, त्याग है, प्रेम त्याग है, प्रेम त्याग है। आगे चलते हैं, सेवा, प्रेम त्याग सेवा। तो अब ये भी एलिमिनेट हो गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। और सब्र, सब्र किसको कहते हैं हम? धैर्य को कहते हैं। अब देखो यहां पर प्रेम, त्याग, सेवा और धैर्य की प्रतीक हैं, ये वाला आंसर होगा आपका। ये इस कायनात का सबसे मुकद्दस रिश्ता है। कायनात, कायनात यानी सृष्टि, सृष्टि, ये या इस सृष्टि का सबसे पुराना नहीं, पुराना नहीं, सबसे पवित्र, ये सृष्टि का सबसे पवित्र संबंध है, पवित्र संबंध है। वो हर अंधेरे में मेरे लिए चिराग बन जाती हैं। वो हर अंधेरे में मेरे लिए चिराग बन जाती हैं। वो हर अंधकार में मेरे लिए मशाल, मशाल नहीं होगा, दीपक होगा, दीपक होगा। वो हर अंधकार में मेरे लिए दीपक बन जाती हैं। मेरी माँ ने मेरे लिए उम्र भर कुर्बानी दी है। उम्र भर को आजीवन भी बोलते हैं या जीवन भर भी बोलते हैं, और कुर्बानी को त्याग बोलते हैं। मेरी माँ ने मेरे लिए आजीवन त्याग किया है। अगला है, वह मेरी नाकामी पर हौसला अफजाई करती हैं। हौसला अफजाई करना, प्रेरित करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। वो मेरी असफलता पर मुझे प्रेरित करती हैं। नाकामी को क्या बोलते हैं? असफलता। आगे चलो, नेक्स्ट है, एक होता है हौसला अफजाई करना, एक होता है हौसला शिकनी करना। तो एक क्या होता है? प्रेरित करना, है ना, प्रोत्साहित करना, और एक प्रोत्साहित करना, और एक हतोत्साहित करना। ठीक है, हतोत्साहित करना। हौसला अफजाई करना, हौसला शिकनी करना, मोटिवेट करना, डिमोटिवेट करना। वो मेरी पहली उस्तानी यानी शिक्षिका और पहली दोस्त है। पहली शिक्षिका और पहली शिक्षिका और पहली मित्र है। आगे चलो, नेक्स्ट है, अपने बच्चे से बेलोस मोहब्बत। बेलोस कहते हैं निस्वार्थ, जिसमें कोई गर्ज छुपा ना हो। मेरी माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। उपासना, आराधना, ये तो पूजा हो गया। और रक्षा, हिफाजत को बोलते हैं। माँ की दुआ में ताकत है, माँ की प्रार्थना में शक्ति है। 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। तो आपने उर्दू ट्रांसलेशन भी कंप्लीट कर लिया आज की क्लास का। आपने ट्रांसलेशन, सॉरी, तो आपने वोकैबुलरी सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया आज का, जिसमें हमने शब्दावली सीखा, लफ्ज़-ओ-माने सीखा। उसके बाद आपने ट्रांसलेशन वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 2 हिस्से को ट्रांसलेट किया और बहुत सारे सेंटेंसेस हमने किए। अब बारी है उर्दू ग्रामर की। आपको मालूम है कि 3 मेन टॉपिक है, वाहिद जमा, अजदाद और तज़कीर व तानीस। आज मैंने पिक किया है वाहिद जमा को, और इस टॉपिक से, सिर्फ वाहिद जमा से, मैं आपको 50 क्वेश्चन देने वाला हूं, और ऐसी 20 क्लास कराने वाला हूं। यानी 1000 सेंटेंस, सॉरी 1000 क्वेश्चन आपको सिर्फ मैं वाहिद जमा के देने वाला हूं। 1000 मारूजी सवालात। जी हां, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल की जानिब आते हैं, फकीर की जमा क्या होगी? अब एक चीज आपको मैं समझा देता हूं। इसमें 4 तरह के सवाल उमूमन आते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि जमा क्या होगी, ठीक है, या है, ये पहला। दूसरा नेचर आएगा, आपसे वाहिद पूछेगा कि वाहिद क्या है। तीसरा आएगा आपसे खालिस उर्दू जमा। क्या? खालिस उर्दू जमा। आपसे पूछा जाएगा अरबी जमा क्या हो। ये 4 तरह के सवाल हैं जो आप देखेंगे।
अब इस चारों को हम समझते हैं इसी क्वेश्चन को सामने रखकर। आपके सामने ये सवाल है कि फकीर की जमा क्या होगी, ठीक है। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जमा क्या होगी, तो इस सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा फुकरा। क्या? फुकरा। अगर मैं इसका वाहिद, अगर आपके सामने ये सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि फकीर की जमा क्या होगी, तो आपने कहा फुकरा। लेकिन अगर आपको फुकरा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए बताओ इसका वाहिद क्या है, तब आप क्या जवाब देंगे? फकीर। क्या? फकीर। फिर इसी सवाल को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि ये जो फकीर है, इस फकीर की खालिस उर्दू जमा क्या है, तो आप फिर क्या कहेंगे? फकीरों। हम फकीर, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। आपने अब्दुल सत्तार न्याजी का ये वाला नात आपने जरूर सुना होगा। इसमें जो दूसरा मिसरा है ना, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, ये जो फकीरों हैं ये उर्दू जमा है। और अगर आपसे ये, और चूंकि ये लफ्ज जो है ये अरबी का लफ्ज है, इसका जो असल है वो अरबी है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फकीर की अरबी जमा क्या है, तब फिर ये हो जाएगा फुकरा। आई होप कि ये वाली जो प्रॉब्लम है जो चलती है यूट्यूब पर और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आज की इस पहली क्लास में ही मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब किताब वाले कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि जो पिछली बार एग्जाम हुआ था तो एक सवाल था उसमें खालिस उर्दू तरीके से किताब की जमा क्या है, तो वो किताबों हो जाएगा, क्योंकि उर्दू तरीके से पूछा जा रहा है वहां पे खालिस उर्दू जमा। तो जमा, अब अगर यहां पर किताब के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, किताब की जमा क्या है, तो कुतुब है। अगर कुतुब का वाहिद पूछेगा तो किताब है। खालिस उर्दू तरीके से किताब की जमा किताबों है। खालिस उर्दू तरीके से किताब की जमा फिर किताबें हो जाएगा। और अगर यहां पर आपसे अरबी जमा पूछे किताब की तो फिर कुतुब हो जाएगा, ठीक है। और कहां से आया वो, तो मैंने आपको बताया, उस पर एक शेर भी बताया था कि जो दुर्वा नाम की एनसीईआरटी की 7वीं की बुक है उसमें है किताबें बोलती हैं, ये वाली कविता है उसमें, शायद सफदर हाशमी की है। चलो, तो ये फकीर की जमा क्या होगी? फुकरा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है औराक का वाहिद क्या होगा? औराक कहते हैं हम, औराक का जो वाहिद है वो होगा वर्क। वर्क पन्ना। हुक्म की जमा अहकाम। और ये जो हाकिम है, हाकिम है वो शासक को बोलते हैं, रूलर को बोलते हैं। हाकिम किसको बोलते हैं? शासक को बोलते हैं, शासक रूलर को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो शाह है ना, ये शीन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये वाला जो सा है ना, ये सीन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको आप बड़ी शीन कहते हैं, जिसको आप छोटी सीन कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए एसएच इस्तेमाल होता है और इसके लिए एस इस्तेमाल होता है। तो अभी कभी होता है ना, जब आप तीनों जबान को एक साथ बोल रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा बैलेंस बिठाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया। वैसे आपको अगर अपने तलफ़ुज़ को सही करना है तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है उसके लिए। सिर्फ 3 चीजें हैं जो आप 4 चीजें हैं जो आपको ठीक करनी है। जे शीन पे काफ। जे शीन पे काफ। ऐन का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जे शीन पे काफ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो, या इंग्लिश में जिप अगर आपको बोलना है, अगर आपको बोलना है शू जूता, अगर आपको बोलना है फिश, और इसका भी इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर आपको बोलना है मुश्ताक तो फिर यहां इस्तेमाल होगा, QUE वहां पे करेंगे। इंग्लिश में तो ऐसा नहीं बोलते ना, क्वीन, वो क्वीन ही होता है, ठीक है। आगे चलो, हाकिम, हाकिम उसको बोलते हैं जो शासक होता है, और जो उसके मातहत है उसको महकूम कहते हैं। हकीम तो डॉक्टर को कहते हैं, आप भी जानते हैं। अफलाक का वाहिद क्या होगा? अफलाक का वाहिद हो जाएगा फलक, ठीक है। फलक हम आसमान को कहते हैं, स्काई आसमान को कहते हैं। और ये जो फल्कियात है, मैंने आपसे कहा था इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी, फल्कियात, ठीक है। इसको हम अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष विज्ञान। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने, उलूम का वाहिद क्या होगा? तो ये होगा इल्म। आपको मालूम है कि मालूम, नॉलेज को मालूम बोलते हैं किसी को, किसी चीज की इंफॉर्मेशन होना।
आलिम किसको बोलते हैं? आलिम जो एक लर्नेड पर्सन है, विद्वान है, उसको बोलते हैं आलिम। आलिम कहते हैं हम विद्वान को। और मुअल्लिम टीचर को। फजाइल का वाहिद क्या होगा? फजाइल का वाहिद हो जाएगा फजीलत, फजाइल। ठीक है, आगे यहां पर है नेक्स्ट, शेर की जमा क्या होगी? शेर की अशार। और अगर यहां पर शायर होता तो फिर शायर की जमा क्या हो जाती? शोरा। नेक्स्ट है तसनीफ की जमा क्या होगी? तसनीफ की तसानीफ। तसानीफ ये रचना को बोलते, तसनीफ रचना को बोलते, क्रिएशन को। मुसन्निफ किसको बोलते? लेखक को बोलते। ठीक है, और यहां पर मुंसिफ है, ये किसको बोलते? ये जज को बोलते, ये न्यायाधीश को बोलते। अगला है तस्वीर की अरबी जमा। अब यहां पर फिर आपको तस्वीरें नहीं करनी, आपको तस्वीर करना है। यहां पर अरबी जमा पूछ रहा है। अच्छा, मुसव्विर किसको बोलते? मुसव्विर चित्रकार को बोलते, पेंटर को बोलते, ये जानिए आप। अगला है लफ्ज की जमा अल्फाज, और ये जो तलफ्फुज है ना, ये उच्चारण को बोलते हैं, उच्चारण को बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम प्रोनंसिएशन कहते हैं। ठीक है, अगला है वसीला की जमा क्या होगी? वसीला की वसाइल, वसाइल। अगला है मुल्क की जमा क्या होगी? अच्छा, यहां पर एक थोड़ा सा आपको वो हो जाना है, अलर्ट हो जाना है, सतर्क हो जाना है। आई मीन अगर ये मुल्क है, पेश है इसके ऊपर, तो फिर जमा कुछ और है। और अगर ये मलक है तो फिर इसकी जमा कुछ और है। अगर ये मुल्क है तो मुल्क की जमा होगी ममालिक। क्यों? अगर ये कंट्री की बात कर रहा है तो, देश की बात कर रहा है तो, और अगर ये दूत की बात कर रहा है यानी एंजल फरिश्ता की बात कर रहा है तो फिर ये हो जाएगा मलाइक। तो ये मुल्क है तो मुल्क के लिए ममालिक हो जाएगा। अगला मलक की जमा क्या होगी? तो फिर मलक के लिए हम यूज करेंगे मलाइक। अगला है उसूल का वाहिद क्या होगा? उसूल अस्ल की जमा उसूल होता है। आगे चलिए, नेक्स्ट है मकतूब की जमा क्या होगी? आप लोगों ने मकतूब निगारी पढ़ा होगा, जिसको लेटर राइटिंग कहते हैं। तो मकतूब के लिए मकतूबात इसकी जमा होगी। लताइफ लतीफा के लिए इस्तेमाल होता है, लतीफा चुटकुला, लतीफा लताइफ। आगे चलिए, नेक्स्ट है असर। असर की जमा असर की जमा असरात। असर इट मींस किसी चीज का इंपैक्ट। ये फिर ये जो आसार है ना, ये कुछ और है। तेज हवाओं ने दरख्तों को झिंझोड़ा है, आसार बता रहे हैं कि तूफान आएगा। तो फिर ये आसार संभावना के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट मुल्क की जमा क्या होगी? वो सेम क्वेश्चन है यहां पे। ठीक है, मुल्क के लिए ममालिक हो जाएगा। चलो, अगला क्या है? अशजार। अशजार ये जान लीजिए आप, ये क्या होता है? ये शजर, ये समर, ठीक है, ये बहर, ये बर्क। ठीक है, सुना, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिल लुधियानवी ने कहा था। ये जो शजर है ना, ये कुछ वर्ड जानिए, बहुत बेसिक वर्ड्स हैं फारसी के। शजर हम दरख्त को कहते हैं। और ये जो समर है ना, ये फिर अरबिक का वर्ड हो गया। समर ये फिर अरबिक का वर्ड है। ठीक है, समर कहते हैं हम फल को। ठीक है, और ये जो है ना बहर, ये समंदर को बोलते हैं। ठीक, ये जो बर्क है ना, ये बिजली को बोलते हैं। किसको बोलते? बिजली को बोलते हैं। उसके बाद ये बर्ग, ठीक है, ये फारसी अरबी के मिक्स वर्ड्स हैं। बर्ग ये पत्ता को बोलता है, बोला जाता है पत्ता को, लीफ को। ट्री है, फ्रूट है ना। ओशन है, इलेक्ट्रिसिटी, ओशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे ट्री है, फ्रूट है, ओशन है, इसको लाइटनिंग कहते हैं, और ये फिर लीफ है। तो अशजार शजर का वाहिद अशजार है। ठीक है, अशजार शजर। शजरा ये तो कुछ और हो गया, ये पिडिग्री है। ठीक है, कि आपके वालिद, उनके वालिद, उनके वालिद, ये जो एक पूरा एक ये जो पूरा एक मतलब एक जीनियोलॉजिकल चार्ट होता है आपके आबाओ अजदाद का, क्या आपका शजर नस्ब है ना, वो क्या बोलते हैं, कहां से कहां मिलता है। तो अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं अपने आप को वो सैयद हैं, तो कहता है प्रूफ दिखाओ, तुम अपना शजरा दिखाओ। तो या फिर ये चलता है जो पीरी मुरीदी है उसमें, कि मुरीद का अपना शजरा होता है कि उसके पीर वो, फिर उसके पीर वो, फिर उसके पीर वो, है ना, इस तरह से। आगे चलो, नेक्स्ट है
वक्फ की जमा क्या होगी? वक्फ का औकाफ, वाकिफ कहते हैं जानकारी रखना, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट है वाकफियत, जानकारी है, वाकिफ उसको इसकी नॉलेज हो पर्सन को। इमराज, मर्ज की जमा है, मर्ज इमराज, ठीक है, मर्ज की जमा इमराज, मरीज पेशेंट हुआ। असबाब, सबब की जमा, सबब कहते हैं कॉज को, कारण को, वजह को। असलूब, ये स्टाइल हुआ, तरीका हुआ किसी का, ठीक है। इस बात पढ़ते हैं इसको, इसको असबात नहीं, इस बात ये कहते हैं यस में, हाँ में, किसी चीज का, किसी बात से मुत्तफिक होना। वो अभी मैंने एक शेर कहा था ना, नफीयो इस बात का हंगामा रहा इस खूह में, कोई मारा गया कोई सरफराज हुआ। आगे चलिए, नेक्स्ट है अर्ज, 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 ये जो अर्ज है ना, इस अर्ज के मानी, इस अर्ज के मानी जमीन है, इस अर्ज के मानी जमीन है। वो आपने ख्वाजा मीरदद का शेर सुना होगा, अर्जो समा कहां तेरी वुसअत को पा सके। अर्जो समा, ये जो समा है फिर ये आसमान के लिए इस्तेमाल होता है, और अर्ज जमीन के लिए। अर्जो समा कहां तेरी वुसअत को पा सके, फैलाव को, एक्सपेंशन को, विस्तार को। मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके। सूफी शायर है ख्वाजा मीरदद, उनका शेर है ये। तो ये जो अर्ज की जमा है ना, ये अराजी हो जाएगा। वैसे एक कॉमन क्वेश्चन है यहां पर, वैसे आप लोगों ने कुरान शरीफ में देखा होगा, जब भी इस्तेमाल होता है समावाती वल अर्ज, यानी ये जो आसमान है ये प्लूरल में होता है और अर्ज जमीन ये सिंगुलर में होता है। रीजन क्यों? जब समावात है तो फिर अराजी क्यों नहीं होगा, है ना, समावाती वल अर्ज। तो उसकी वजह यह है कि आसमान 7 है और जमीन 1 है। यह और बात है कि 7 अलग अलग बर्रे आजम में। आपने सूरह इनाम के आयत नंबर 101 देखा होगा, या बदिया समावाती वल अर्ज, ए आसमान और जमीनों को बेनमूना पैदा करने वाले, है ना। तो वहां पर समावाती वल अर्ज, समावात ये समा से, आसमान से है, और अर्ज जमीन से। अर्ज की जमा अराजी। और ये जो रियाजियात है ना, ये मैथमेटिक्स को कहते हैं। किसको? मैथमेटिक्स को, जिसको जिसको हिंदी में गणित कहते हैं, ठीक है। और ये जो अर्जियात है इसको हम जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोलॉजी, जिसको हम भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। ये जमीन के अंदर जो चीजें हैं उसके बारे में पता लगाना कि कौन सा मादा है। नूर, कुरान शरीफ में एक सूरह भी है, सूरह नूर। नूर की जमा अनवार। आगे चलिए, नेक्स्ट है वर्क का औराक। रसाइल जो है ये जर्नल को कहते हैं, पत्रिका को। मकसद, मकासिद, मुकद्दस ये पवित्र को कहते हैं, ठीक है। कासिद किसको बोलते हैं? कासिद कहते हैं पैगाम रसा, पैगाम पहुंचाने वाला। संदेश वाहक, जिसको मैसेंजर कहते हैं, ठीक है, संदेश वाहक। फेसबुक का अपना जो बहुत सारा, मेटा के अंदर क्या चीजें आती हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, थ्रेड है, और उसका एक अब मैसेंजर भी है, ये पूरा मेटावर्स है। इसको बोलते हैं संदेश वाहक, है ना। फिक्र की जमा क्या है? अफकार। ये जो कुफ्फार है वो आप जानते हैं। काफूर, ये कपूर को कहते हैं एक्चुअली, जिसको कैम्फर कहते हैं, कैम्फर कहते हैं। और फिक्रिया वो चिंता, ये कहते हैं ना ये लम्हा है, फिक्रिया है। फौज की जमा अफवाज, अफवाज। फवायद आप जानते हैं, फायदा की जमा है, ये भी जमा है। और फौजी आप जान ही रहे हैं किसको बोलते हैं। ये जो है ना ये फज है। आप लोगों ने अगर सूरह हज पढ़ा होगा तो उसकी आयत नंबर 27 है, मिन कुल्ले फज्जिन अमीक, कि जब हज का हुक्म दिया जाता है ना, जब हज का हुक्म दिया गया, आप पढ़ेंगे उस आयत में है, तो वहां पे जब आप उस पूरी आयत को पढ़ेंगे, उसका ये आखिरी वाला जो पार्ट है वो है मिन कुल्ले फज्जिन अमीक, मतलब दूर दराज की तमाम राहों से जो लोग आएंगे हज के लिए, है ना। आगे चलो, नेक्स्ट है। और वैसे फज जो है ये माउंटेन पास को बोलते हैं इंग्लिश में, दर्रा उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। कानून की जमा कवानीन, कवानीन, कायदा तो वही चीज है। आगे चलो, कसीदा, कसीदा तारीफ के लिए है। कसदन, कसीदा की जमा पहले देख लीजिए, कसीदा की जमा कसायद हो जाएगा। वैसे कसीदा की अगर बात करेंगे तो ये नज्म की एक सिंफ ये भी है ना, कसीदा भी है, एक जॉनर ये भी है, एक विधा ये भी है। कसदन कहते हैं हम जानबूझकर, क्या? जानबूझकर। वो है ना कि हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। तो ये जो कसदन है इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर, ठीक है। मकासिद, मकसद की जमा है ये। और ये जो कस्द है ना, ये कस्द कहते हैं इरादा करने को, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट है वसीला की जमा वसाइल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू,
नेक्स्ट है, और ये वासिल होता है कहीं पहुंचना, एक रीच के सेंस में, ठीक है, ये पहुंचना के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जब किसी नापसंदीदा शख्स जब कोई नापसंदीदा शख्स मरता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वासिले जहन्नम हो गया, इट मींस वेंट टू हेल। ख्याल की जमा ख्यालात, और खलवत ये तो तन्हाई को बोलते हैं, और वैसे अगर इसकी जिद पूछे तो ये जलवत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, जिद यानी उल्टा। मराकज का वाहिद क्या होगा, मरकज। मुज़ाकरा, ये आप जानते हैं, कॉन्वर्सेशन को कहते हैं, वार्तालाप को कहते हैं, या फिर डिस्कशन को कहते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट है दवा की जमा अदविया। अच्छा, आपने एक जमाउल जमा का नाम सुना होगा, तो जैसे ये दवा है तो दवा की जमा अदविया हो जाएगा, और एक फिर अदवियात भी है। उसी तरह से, जिस तरह से अगर आप बोलें खबर तो इसकी जमा क्या होती है, अखबार, लेकिन अखबार की भी जमा क्या होती है, अखबारात। इसी को जमाउल जमा कहते हैं। अगर आप बात करें रस्म की, तो रस्म की जमा तो होती है रसूम, लेकिन इसका जो जमाउल जमा है वो हो जाएगा रसूमात। आगे चलिए, हुक्काम का वाहिद हाकिम। नेक्स्ट है, जिला की जमा क्या होगी, जिला इजलाह। आगे चलिए, नेक्स्ट है, किताब की अरबी जमा कुतुब, और अगर सिर्फ किताब की जमा पूछे या किताब की खालिस उर्दू जमा पूछे तो फिर वहां पर आपको किताबें करना है, जिक्र के लिए अज़कार। आगे चलिए, फराइज, फर्ज, फराइज। फरोश कहते हैं हम विक्रेता को, किसको, विक्रेता को। जैसे सब्जी फरोश, सब्जी विक्रेता, वेजिटेबल सेलर। हाजत कहते हैं जरूरत को, इसका हाजात हो जाएगा। आखिर की जमा हो जाएगा अवाखिर, आखिरत आप जान रहे, डूम्सडे को कहते हैं। परिंदा की जमा परिंदे। आगे चलो, नेक्स्ट है वल्द की जमा औलाद, और अगला है बलाद का वाहिद, या अरबी है, बलद के मानी शहर के आते हैं, ठीक है, बलद का बलाद हो जाएगा, बलद का औलाद हो जाएगा। नेक्स्ट है खालिस उर्दू तरीके से तरकीब की जमा तरकीब, तरकीबों, और अगर अरबी होता तो फिर तराकीब हो जाता। अम्र की जमा उमूर। आगे चलिए, और ये जो लफ्ज आमद है इसका मतलब आना होता है। नेक्स्ट है कल्ब की अरबी जमा कल्ब का कुलूब, या अरबी जमा है कुलूब। कबीला का कबाइल, और ये जो मुकल्लब आप देख रहे हैं ये एक्चुअली अरबी में प्रैंक के लिए इस्तेमाल होता है, जो प्रैक्टिकल जोक्स होते हैं वहां पे, तो आप लोग प्रैंक करते हैं ना, वो चीजें वहां अरबी में मुकल्लब कहलाती। आगे चलिए, तरकीब की अरबी जमा क्या हो जाएगा, तराकीब। अभी मैंने बताया तरकीबों उर्दू में। अमल की जमा अमल आमाल, और अगला है लफ्ज की जमा अल्फाज। हक की जमा बनाएं तो हक की जमा क्या होगी, हुकूक, ठीक है। हक किसको बोलते हैं, किसी का राइट, किसी का अधिकार, जैसे मेरा हक है उस पर। अब आगे चलते हैं हकीकत। अदर ऑप्शंस की अगर बात कर लें तो हकीकत कहते हैं वास्तविकता को, जिसको इंग्लिश में हम रियलिटी भी कहते हैं। नाहक किसको बोलते हैं, ये नाहक हक का अपोजिट है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा फैज अहमद फैज की जो नज्म है, तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं क्यों आस लगाए बैठे हो। टोटल 50 क्वेश्चंस आपके वाहिद जमा के मुकम्मल हो गए, यानी उर्दू कवायद वाला सेक्शन आपका यहीं पर मुकम्मल होता है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं जनरल नॉलेज की तरफ, जिसको हिंदी में सामान्य ज्ञान और उर्दू में उमूमी मालूमात कहते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, मैंने इसको भी शामिल किया है, और पूरे 60 दिन मैं आपको ये भी पढ़ाने वाला हूं उन सबके साथ साथ। इसको मैंने 4 कैटेगरी में बांटा है। ये पहली कैटेगरी है जिसमें बेसिक जीके होगा, और इस बेसिक जीके में टोटल 15 क्लासेस होने वाली है, 15 क्लासेस। इसी तरह से जो बाकी 3 कैटेगरीज हैं उसमें भी 15 क्लासेस होंगी। इस तरह से आपकी 60 क्लास मुकम्मल हो जाएगी, आपका 4 कैटेगरी भी मुकम्मल हो जाएगी। आज की जो आपकी पहली क्लास है जिसमें मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, और इस टॉपिक से मैं आपको 30 एमसीक्यूज भी कराने वाला हूं। थोड़ी सी तब्दीली यहां पर आपको दिख रही होगी। 20 एमसीक्यू का मैंने पहले प्लानिंग किया था कि आपको 20 एमसीक्यूज कराऊंगा, बट अब 30 कराने वाला हूं मैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थ्योरी दूंगा, कंप्लीट थ्योरी, एक चार्ट की शक्ल में होगी वो, और उस पर फिर मेरा तबसरा भी होगा। उसको मैं फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा।
एक एक की वजाहत होगी यहाँ पर। टॉपिक क्या है? स्वतंत्रता संग्राम और प्रमुख आंदोलन, यानी फ्रीडम स्ट्रगल, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल हुआ वो, और साथ ही उसको हासिल करने में जो भी अहम तहरीकात हुई, जो मेजर आंदोलन हुए, मूवमेंट्स हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में स्वतंत्रता संग्राम और प्रमुख आंदोलन, इंग्लिश में फ्रीडम स्ट्रगल एंड मेजर मूवमेंट्स, उर्दू में आज़ादी की जद्दोजहद और अहम तहरीकात। आपके सामने ये चार्ट है। पलासी का युद्ध शुरू होता है 1757 में होता है पलासी का युद्ध, ये बंगाल में एक जगह है। और भारत को जो आज़ादी मिलती है वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो इस दौरान जो टोटल 10 मेजर मूवमेंट्स हुए, मैं उस सब को वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूं यहाँ पर। ये तो आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो क़याम अमल में आया वो 1600 ईस्वी में आया, और वो इस गर्ज से आया कि अंग्रेज यहाँ तिजारत करना चाह रहे थे। उस वक्त मुगलिया हुकूमत मजबूत थी। उस वक्त जहांगीर के दरबार में वो आया था, थॉमस रो नाम का एक अंग्रेज, वो परमिशन लेने के लिए कि उसे यहाँ तिजारत करना है। पहले तो उसी गर्ज से आया, लेकिन जब देखा यहाँ कि यहाँ जब मुगलिया हुकूमत का दूसरा दौर शुरू होता है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में वफात के बाद, तो देखता है कि यहाँ की जो हुकूमत है वो बहुत कमजोर पड़ गई है। उसी का फायदा उसने उठाया और फिर उसके बाद वो हुकूमत की तरफ आया। तो आपने देखा होगा कि 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। आपको मालूम है 1829 से पहले क्या था? तब हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल नहीं हुआ करता था, तब बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, क्योंकि उन लोगों ने पहले बंगाल से ही हुकूमत की शुरुआत की, और उसके बाद वहां जो दो बड़ी बड़ी तहरीकात हुई, बड़े बड़े आंदोलन हुए, मूवमेंट हुए, ये जो जंग हुई दो, जिसमें से सबसे पहली जंग पलासी की जंग है और दूसरी जंग बक्सर की जंग है। ये जो आप लोग मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि हमारी सफ़ों में बहुत से मीर जाफर और मीर कासिम भरे पड़े हैं, ये यहीं से है, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले यहाँ पर पलासी के युद्ध के बारे में। पलासी की जो जंग हुई थी 1757 ईस्वी में, ये अंग्रेजों के और बंगाल का नवाब था उस वक्त सिराजुद्दौला, इस दोनों के दरमियान हुई थी। हुआ ये था कि अंग्रेजों को परमिशन दिया गया था तिजारत के लिए, लेकिन उसने उससे हटकर अपने जो उसके राइट्स थे, उसका जो अधिकार था, उससे आगे उसका इस्तेमाल करने लगा वो, और हुकूमत में दखल देने लगा। तो उसकी राह में सबसे पहला और सबसे बड़ा कांटा कौन था? सिराजुद्दौला। लेकिन उसको मालूम था कि सिराजुद्दौला को डायरेक्ट वो हरा नहीं पाएगा, तो उसने क्या किया कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, जो मीर जाफर था, उसने मीर जाफर को अपने एतमाद में लिया कि जंग में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अंग्रेजों का साथ देना, तुम्हें हमारा साथ देना, और उसका तुमको इनाम यह मिलेगा कि सिराजुद्दौला के बाद तुमको यहां की नवाबी दे दी जाएगी। ठीक है, तुमको यहां का नवाब बनाया जाएगा। बैरकैफ 1757 में लड़ाई बंगाल में के आसपास होती है सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। जिसने उसको रिप्रेजेंट किया था वो था रॉबर्ट क्लाइव, या इसको लॉर्ड क्लाइव भी कहते हैं। नतीजा के तौर पर नतीजा ये हुआ इस जंग का कि सिराजुद्दौला की हार हुई। मीर जाफर जो है उसने धोखा दिया सिराजुद्दौला को। ये जो पहली बड़ी जीत है अंग्रेजों के हिंदुस्तान में, वो सिर्फ मीर जाफर की धोखाधड़ी की वजह से। और उसके बाद हाँ, फिर यह और बात है कि मीर जाफर भी उसको पसंद नहीं आया अंग्रेजों को, क्योंकि मीर जाफर ने भी अपने राइट्स का फिर जो है उसने हुदूद एक तायन कर रखा था, मुकर्रर कर रखा था अंग्रेजों ने, ये उससे बाहर जाने लगा। इसको लगा कि अंग्रेज अब दखल दे रहा है मेरी हुकूमत में, अब तो मैं नवाब हूं यहाँ का। तो फिर उसको पसंद नहीं आया वो मीर जाफर की हुकूमत। उसने क्या किया कि फिर अब मीर कासिम को अगला गवर्नर बना दिया। कहाँ का? वहीं बंगाल का। अब फिर मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना। हालांकि ये ऐसा सबूत कहीं से नहीं मिलता है कि मीर कासिम ने किसको धोखा दिया, ये मीर जाफर को नहीं, मीर कासिम ने मीर जाफर को धोखा नहीं दिया था, बल्कि मीर कासिम को अपॉइंट किया था अंग्रेजों ने खुद ही। ठीक है, अब आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। ये जो बक्सर की जो लड़ाई है, अच्छा हाँ, अब ये जो मीर कासिम है, जब वो मीर कासिम उसकी बंगाल की हुकूमत उसके हाथ में आई, तो मीर कासिम से फिर अंग्रेजों का क्लैश होता है, टकराव होता है। अंग्रेजों की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उधर से आता है हेक्टर मुनरो।
और हेक्टर मुंडो ने ये जो कंबाइंड फोर्स है किस किस की, उस वक्त का जो मुगल बादशाह था, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सानी, शाह आलम द्वितीय, वो, उसके बाद अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला वो, और मीर कासिम जो था बंगाल का। तो एक तरफ से ये तीनों था और दूसरी तरफ से कौन, अंग्रेज, हेक्टर मुंडो। नतीजा यही हुआ कि फिर से इन लोगों की हार हुई, इन लोगों के कंबाइंड फोर्स की, जिसमें ये तीनों थे, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और फिर वो क्या बोलते शाह आलम सेकंड जो उस वक्त का मुगल बादशाह था। इसके बाद फिर धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग खित्तों में दखल अंदाजी शुरू हुई। ये धीरे धीरे जो भी कमजोर रियासत देखता था उस पर अपना कब्जा करता था। फाइनली अब ये तो 1757 और 64 की बात है, मैं उसके फिर 100 साल बाद की बात करने जा रहा हूं, 1857 की, जिसको लीड किया था बहादुर शाह जफर ने। इसको उसको विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब में हिंदुस्तान का पहला फ्रीडम स्ट्रगल, हिंदुस्तान की पहली जंग आजादी कहा है। बहुत सारे लोग उसको नहीं कहते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियन जो मौरिख हैं, जो इतिहासकार हैं, वो उसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत सारे कहते हैं। जिसमें कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के नाम से, असबाब बगावत हिंद के नाम से सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखा है, उन्होंने भी इसको फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहा है। तो 1857 में ही हुआ था, ये हुआ था दिल्ली में। उस वक्त बहादुर शाह जफर की हुकूमत थी, और उनका जो गवर्नर था वो बख्त खां था, क्योंकि बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े थे। तो बख्त खान ने लीड किया था दिल्ली में, और अवध में बेगम हजरत महल ने लीड किया था। अगर बिहार की बात करें तो वीर कुंवर सिंह ने लीड किया था, आरा जगदीशपुर में, पटना से पीर अली ने, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, तो ये सारे हैं। मंगल पांडे ने भी इसको लीड किया था। ये और मंगल पांडे पहले थे जिनको फांसी मिली थी, 1857 की लड़ाई की बात है ये। फाइनली अल्टीमेटली ये हुआ बिला आखिर के हार हुई बहादुर शाह जफर की, और उनको डिपोर्ट करके कहाँ भेज दिया गया, उनको वहाँ रंगून भेज दिया गया, जिसका नाम आज यांगून है, जो म्यांमार की कैपिटल है, वो बर्मा कहते हैं। बचपन में हम लोग सुनते थे तस्लीम आरिफ की वो कव्वाली, क्या कि तू है लखनऊ शहर में, मैं हूँ देहरादून, किया कर मुझको टेलीफोन, है ना। बर्मा और रंगून, तो जो रंगून है ना वो यांगून उसका नाम है, अभी म्यांमार की कैपिटल है। वैसे बर्मा का भी नाम बदल के अब म्यांमार हो गया, और रंगून का नाम बदल के यांगून हो गया, ठीक है। तो ये मैंने 3 फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बता दिया। अब चलो चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम नाम के बंदे ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो आईएनसी आप देखते हैं, कांग्रेस पार्टी जो है इसका पूरा नाम है आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी जो ये जो बना है, ये जो फॉर्म हुआ है 1885 में, 1885 में, और हर साल दिसंबर में इसकी सिटिंग होती है, इसकी बैठक होती है, मीटिंग होती है, और हर साल इसका अपना एक अध्यक्ष होता है। अगर हम बात करें 1885 की, तो 1885 में सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं वो WC बनर्जी, जिसको जिनका पूरा नाम था वोमेश चंद्र बैनर्जी। उसके बाद 1886 में वयोवृद्ध पुरुष जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, दादा भाई नौरोजी, वो थे। फिर 1888 में बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर 1889 में, 1889 में जॉर्ज यूल थे। ये सब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। खैर, तो ये 1885 में इसकी स्थापना हुई, और किसने किया, तो एओ ह्यूम बताना, एक राजनीतिक मंच तैयार हुआ था, ठीक है। उसके बाद है, मैं फिर 1919 की तरफ जा रहा हूं, 1919 की तरफ। उसके बाद फिर मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा कि क्या बोलते 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, सूरत फूट हुआ, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा फिर, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि एसआई की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी इट मींस ये टीचर वाला नहीं, मैं वो बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। या फिर ऐसा नहीं कि आप जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की, तो उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वेटेज बहुत कम है, 10 ही मार्क्स है। फिर भी सुन करके आप जो सीख सकें सीखें, क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो 1907 में सूरत फूट हुआ था, नरम दल और गरम दल ये अलग हुए थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल का डिवीजन बंटवारा हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। आगे चलिए
नेक्स्ट है, हम बात करते हैं। हाँ, फिर यहाँ पर 1919 में जो जालियांवाला बाग मैसकर हुआ था, ये जो हत्याकांड हुआ था, कि जनरल ओडायर ने, वो सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ इन लोगों ने जब वहाँ पे इकट्ठे हुए लोग विद्रोह के लिए, तो जनरल ओडायर नाम का बंदा है जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में जाता है और एक साथ हजारों नियतों पे गोलियां चलवा देता है। यह और बात है कि प्रतिशोध में फिर 1940 में 1940 में जाके यहाँ से उद्धम सिंह नाम का एक बंदा उसको वहां लंदन की गली सड़कों पे वहां पे ठोकता है। आगे चलो, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, जिसको हम कहते हैं नन कोऑपरेशन मूवमेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन, ठीक है। और उर्दू में क्या बोलते हैं? तहरीक अदम ताउन। ये 1920 से 22 तक चला। इसमें 1922 में एंड हुआ था, उसका भी एक रीजन था एक्चुअली। चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, वापस उन्होंने ले लिया था। महात्मा गांधी के लीडरशिप में हुआ ये, और अंग्रेजी शासन से असहयोग की भावना थी। उसके बाद फिर 1930 में सिविल नाफरमानी की तहरीक है, जिसमें नमक कानून भी बना था कि अब हिंदुस्तानी अपना नमक खुद बनाएंगे, और ये 1930 में हुआ था। हिंदी में इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, इंग्लिश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। आगे चलो, अगला भारत छोड़ो आंदोलन, आपको मालूम है 1942 में हुआ था। ये बंबई से शुरू हुआ था, जो उस वक्त बंबई नाम था, अब तो उसके बाद बॉम्बे, फिर मुंबई। तो ये जो मुंबई है वहां से शुरू हुआ था। ये 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी, गांधी जी की लीडरशिप में वही हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना ये सिंगापुर में किया था, क्योंकि वो सैन्य बल के दम पर जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करना चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस। तो वो वहाँ गए थे सिंगापुर उन्होंने, और वो फिर जापान की गवर्नमेंट को भी एतमाद में लिया, और उनकी भी रहस्यमयी तरीके से उनकी डेथ हुई। वो एक अपना अलग चैप्टर है। गांधी जी से उनका थोड़ा सा क्लैश भी था 1938 वाले या 39 वाले, उसमें कांग्रेस की जब बैठक हुई थी, तो 1943 में इन्होंने इसका क़याम किया था, आज़ाद हिंद फौज का। इन्होंने ही कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यू गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। फिर है भारत का की स्वतंत्रता प्राप्ति। ये कहा नहीं होगा, भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं, जबान ठीक करो, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति, ठीक है। भारत की हसूल आज़ादी, ये 1947 की बात है, 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत। गांधी, नेहरू, आजाद, ये सब इसके इंपॉर्टेंट फिगर थे, और ब्रिटिश राज की समाप्ति हुई। अब हम मारूजी सवालात करते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे टोटल। ये पूरे जो 10 मेजर इवेंट्स हैं वो मैंने एकदम शॉर्टकट में करवा दिया, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता, ठीक है। हर एक लाइन में आपको एक ना एक वो क्वेश्चन बन जाएगा, जो कुछ भी मैंने बोला है अभी इस लेक्चर के दौरान। पलासी की जंग कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच अंग्रेज की जीत हुई। बक्सर की जंग कब हुई? 1764 ईस्वी में। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड के बीच अंग्रेजों की जीत हुई। भारत के कौमी तराना के खालिक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन? जिनको 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। एशिया के फर्स्ट गाय हैं, फर्स्ट बंदे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। और इनको इनकी जो अपनी वो क्रिएशन है, रचना है गीतांजलि, उसके लिए इनको मिला था। हिंदुस्तान के कौमी तराने के खालिक भी हैं, और बांग्लादेश के भी कौमी तराने के खालिक यही हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट है अगला। इनके बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं, सरोजिनी नायडू के बारे में, तो यूपी का नाम सुना है आपने, उत्तर प्रदेश का, वहां की पहली गवर्नर थी हैं, और बहुत बड़ी इंग्लिश की पोएटेस भी थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की एक किताब भी इन्होंने बड़ी फेमस है लिखा है। मौलाना आज़ाद, इनके बारे में कहना ही क्या है। ये आपने इनके बारे में अक्सर जो क्वेश्चन आता है ना, वो अभी आएगा, मैं आगे बता दूंगा वो। ये इनका असल नाम क्या था, ये कहाँ पैदा हुए, है ना, ये क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान, ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सदर रहे, सबसे ज्यादा दिनों तक सदर रहे। तो मैं पॉलिटिकल लाइफ बता रहा हूँ। इन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है, ये मैं इनकी इधर वाली दीनी लाइफ बता रहा हूँ। अगर इनकी बात करेंगे अखबारात और रसाइल की, तो अल-हिलाल, अल-बलाग, लिसानुस्सिद्क, है ना। अगर आप बात करेंगे जो उर्दू में हिस्सा नस्र में एक सिन्फ है बहुत मशहूर है, मकतूब निगारी। अगर आप उसकी बात करेंगे तो या तो गालिब के खतूत मशहूर हैं, या फिर अगर आप बात करें तो मौलाना आज़ाद का गुबार खातिर, ये बहुत शोहरत है। हाँ, ये थोड़ा सा थोड़ी इल्मी गुफ्तगू है उसमें, और वो जो है आम फहम है। ऐसा लगता है मुरासले को मुकालमा बना दिया बंदे ने, गालिब ने।
आगे बढ़िए, नेक्स्ट है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो या करना चाहेंगे तो इंतखाब खुतूत गालिब आपको पढ़ना पड़ेगा, फैज अहमद फैज की दस्ते सबा पढ़ना पड़ेगा, फिराक गोरखपुरी की गुले नगमा पढ़ना पड़ेगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ा है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के दौरान मैंने उर्दू ही रखा था। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को मशहूर किया? हाँ, ये और बात है कि मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर सका, बट मैंने तैयारी की थी क्योंकि सबसे बड़ा था फैमिली में, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को मशहूर किया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे चलिए, नेक्स्ट है। रॉलेट एक्ट किस साल पास हुआ? तो रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में, और उसी की तैयारी के दौरान मैं खुदा बख्श लाइब्रेरी भी गया था। फर्स्ट टाइम विजिट हुआ था मेरा उसी की तैयारी के दौरान। तो आबे हयात वो जो किताबें कहीं मिल नहीं रही थी मुझे, और दस्ते सबा, तो ये मैंने वहीं की लाइब्रेरी में देखा था। और फिर उन्हीं लोगों की मदद से उस किताब का हुसूल भी हुआ, लाया भी मैं, पढ़ा भी उसको। अच्छा हाँ, ये भी किताब है उसमें, आपको बागो बहार भी पढ़ना पड़ेगा मीर अमन दहलवी का। महात्मा गांधी जनूबी अफ्रीका से कब वापस आए? 1915 ईस्वी में वापस आए महात्मा गांधी जनूबी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका जिसको कहते हैं। और ये 9 जनवरी 1915 को है। मैं यहाँ पर इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एनआरआई डे का नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है। मैं चाहूं तो सब पे आपको बता सकता हूं यहाँ पे। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में नन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, खिलाफत की तहरीक हुई थी। 1905 ईस्वी में वो जापान ने उस पे क्या बोलते हैं, रशिया पे अटैक किया था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दिस इज द सेम थिंग दैट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट। ये वही चीज है जिसको मैं अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर रहा था। ये टेक्स्ट फोन थोड़ा छोटा हो गया, ये लिखा हुआ है एक्चुअली लॉर्ड विलियम बेंटिक। हैंडराइटिंग अच्छी है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बट इमला में गलती नहीं होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। आगे चलिए, नेक्स्ट ये लॉर्ड वेलेस्ली है। ये वो बंदा है जिसने, मतलब टीपू सुल्तान से इस बंदे की लड़ाई हुई थी, है ना। ये वही बंदा है जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज का भी क़याम इसी के दौरान अमल में आया। आगे चलो, नेक्स्ट है। बंगाल की तकसीम कब हुई? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था इसको। ये उसने बंगाल का बंटवारा कर दिया था। इसका हालांकि बहुत विरोध हुआ। अच्छा, लॉर्ड कर्जन, मैं अभी थोड़ी देर पहले खुदाबख्श लाइब्रेरी की बात कर रहा था। आप जब खुदाबख्श लाइब्रेरी जाएंगे तो वहां देखेंगे एक रूम है, उसमें एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में एक रीडिंग रूम है जो लॉर्ड कर्जन के लिए बनाया गया, स्पेशली लॉर्ड कर्जन के नाम पर बनाया गया। वो हुआ ये था कि बंदे ने 1903 ईस्वी में 1903 में विजिट किया था खुदाबख्श लाइब्रेरी को। और वहां जब उस बंदे ने मखतूता देखा, मैनस्क्रिप्ट देखा, उन लोगों का कलेक्शन देखा, मजमूए को देखा, तो बड़ा इंप्रेस हुआ। और उस बंदे ने बहुत सारे डोनेशंस दिए थे उस लाइब्रेरी को। तो उसी के उपलक्ष्य में समझो कि उस रीडिंग रूम को उस बंदे का नाम दिया गया था। सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में, सिविल नाफरमानी तहरीक, सिविल डिसोबीडियंस। तहरीक आदम ताउन, जिसको नन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, असहयोग आंदोलन कहते हैं, ये किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। अगर इनकी बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू को, तो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम थे। इनकी याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेहरूज लेटर टू हिज डॉटर, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, इस बंदे की लिखी हुई बहुत फेमस बुक्स हैं। बहुत बड़े स्टेट्समैन रहे हैं ये। और वो जो नन अलाइंड मूवमेंट था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसमें इनका भी बड़ा रोल रहा है, जिसमें कर्नल नासिर का भी रोल रहा है ना, टीटो का भी रोल रहा है। मौलाना आज़ाद के बारे में मैंने बता ही दिया। सरदार पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जालियांवाला बाग कहाँ वाक़े है? ये अमृतसर में वाक़े है। ये अमृतसर का नाम आया तो मैंने ये पिक्चर इसलिए दे दिया है। ये गोल्डन टेम्पल है ना, गोल्डन टेम्पल, जिसको हिंदी में स्वर्ण मंदिर कहते हैं, ये वही है। प्लासी की जंग में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी भाई? अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ। आगे चलिए, नेक्स्ट अगला है, कांग्रेस के पहले सदर कौन थे? तो कांग्रेस के पहले सदर थे WC बनर्जी। दिस वॉज वट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये मैं बात कर रहा था। 1885 में कौन थे? विमर्श चंद्र बनर्जी। 86 में दादा भाई नौरोजी। 87 में कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। और 88 में कौन है? जॉर्ज यूल। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने ही ये क्या बोलते हैं,
ड्रेन थ्योरी दिया था वेल्थ के बारे में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की एक फेमस बुक बंदे ने लिखा था, ये लंदन में रह रहे थे उस वक्त। गांधी जी ने एक लेटर लिखा था इनको कि हिंदुस्तान आइए, यहाँ जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जैसे एक बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है वैसे आपकी तरफ देख रहे हैं। बहुत बुजुर्ग थे। ये पारसी मजहब से ताल्लुक है इनका, जिसको इंग्लिश में ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन कहते हैं। आगे चलिए, डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट है 1857 की बगावत के दौरान मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। आगे नेक्स्ट है, भारत छोड़ो तहरीक कब शुरू थी? अच्छा, यहाँ पे ये टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? मैसूर के। ठीक है, और इनके फादर का नाम था हैदर अली। सबसे पहले तोप को यूज इन्होंने ही किया था। भारत छोड़ो तहरीक 1942 ईस्वी में शुरू हुई थी। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहां शुरू किया था? तो चंपारण में। 1917 ईस्वी में आए थे वो। एक किसान था राजकुमार शुक्ल, उसके बुलाने पर। एक्चुअली हुआ यह था कि वहां अंग्रेजों ने एक कंडीशन लगा दिया था कि ये जो 1 बीघा है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है हमारे यहाँ। अब अलग अलग इलाकों में अलग अलग सिस्टम है। बिहार में आपके यहाँ कहाँ के क्या है मेजरमेंट, वो आप जानेंगे। तो उन्होंने एक कंडीशन लगा दिया था कि 1 बीघा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठे में नील की खेती करनी है। तो इसका उन लोगों ने मुजाहमत किया था, विरोध किया था उन लोगों ने। 3 कठिया प्रणाली कहलाती थी। तो राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान थे, उन्होंने किसी के तवस्सुत से वो फिर गांधी जी से मुलाकात की और उनको यहाँ इनवाइट किया। फिर वहां आए ये क्या बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद वगैरह भी थे उसमें। आगे चलो, नेक्स्ट है डांडी। ये डांडी मार्च बड़ा फेमस है, 1930 में हुआ था ये। आगे चलते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले, अगर भारतीय होता तब इसका जवाब ये होता, सी राजगोपालाचारी। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान जब आजाद हो गया था तो उसके बाद भी चूंकि इसको जो है अपना एक डेमोक्रेटिक स्टेटस मिला नहीं था, आजाद हुआ था, तो इंटरिम गवर्नमेंट थी उस वक्त। तो आजादी मिलने के बाद सी राजगोपालाचारी जो है वो गवर्नर जनरल रहे हैं थोड़े दिनों के लिए। और इनको जब सबसे पहली बार भारत रत्न अवार्ड दिया गया था तो सीवी रमन के साथ साथ इनको भी, सी राजगोपालाचारी को भी दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था, क्योंकि ज्वाइंटली 1954 में 3 बंदे को ये भारत रत्न अवार्ड मिला है, उसमें से सी राजगोपालाचारी भी हैं। तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल ऐसा कहेंगे तो चलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 ईस्वी में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस अखबार की इदारत की? तो वो अखबार था अल हिलाल। 1912 में शायद इन्होंने इसको शुरू किया था, अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, तो फिर 1913 में इन्होंने अल बलाग नाम का अखबार शुरू किया था। वैसे ये वीकली न्यूज़पेपर था, ये यहाँ पर उसकी एक कॉपी है आपके सामने, हफ्तावार है ये रसाला। इसके बाद उन्होंने लिसानुस सिद्क नाम का भी अखबार शायद निकाला था। अगला सवाल, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। यानी गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा? तो गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा गुरुदेव, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कहा महात्मा। वो सुना है ना आप लोगों ने, मन तोरा हाजी बगो यम तू मोरा हाजी बगो, मतलब हम तोरे हाजी साहब बोलेंगे, तू भी हमरे हाजी साहब बोलेगा। आगे चलो, नेक्स्ट, बैरेकैफ। 1857 की जंग को, फारसी का एक मकोला है, वही मैंने कहा है पर्शियन में, 1857 की जंग को आमतौर पर किस नाम से याद किया जाता है? पहली जंग आजादी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब रखी गई? 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने रखा था। जालियांवाला बाग, ये जो फायरिंग हुई थी उसमें किसने करवाया था? ये बाग की पिक्चर है अभी प्रेजेंट में ऐसी, वो जनरल डायर ने करवाया था। अदम ताउन तहरीक किस साल शुरू हुई थी? 1920 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज के बानी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस इस सवाल का जवाब है। इनका नाम सुना है आपने? लाल बाल पाल आपने सुना होगा, बहुत फेमस थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बिपिन चंद्रपाल, और लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्रपाल। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन जो हिंदुस्तान आया था तो 1927 में, तो इन्होंने उसका विरोध किया था। तो इनको लाठी से जब चोट लगा था तो उसी चोट से इनकी डेथ हो गई थी। आगे चलो, नेक्स्ट क्या है, पलासी की जंग में अंग्रेजों की क़यादत किसने की थी? तो अंग्रेजों की तरफ से था लॉर्ड क्लाइव।
आगे चलो, नेक्स्ट है अच्छा, ये जो लॉर्ड कैनिंग का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे, लॉर्ड कैनिंग है, ये कौन बंदा है? ये वो बंदा है जो 1857 में पहली जंग आज़ादी जब हुई थी उस वक्त हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल यही था। आगे चलिए, नेक्स्ट है खिलाफत तहरीक में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यानी यूनिटी, एकता की मिसाल किसने कायम की? तो वो कायम किया था गांधी जी ने। वो जो अली बिरादरान थे, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शौकत अली जौहर, इन लोगों ने गांधी जी को ये पेशकश की थी कि आप इसकी क़यादत कीजिए, और उन्होंने क़यादत किया था। तुर्की के खलीफा के माजूल होने के खिलाफ जो है वो। हिंदुस्तान को आज़ादी कब हासिल हुई? 15 अगस्त 1947 को। और 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान एक जमहूरी रियासत बना। आगे चलिए, भारत के पहले वजीर आजम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले सदर जमहूरिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, हिंदुस्तान के तीसरे सदर जमहूरिया। डॉक्टर राधा कृष्णन, ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्हीं की याद में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो आपको मालूम ही है। मेरे कैफ, आपके आज के क्लास का इख्तिताम यहीं पर होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है, पूरी कोशिश की है कि आपके लिए मैं लेक्चर को खूब से खूबतर बनाऊं। अब आपके तबसरे का इंतजार रहेगा मुझे, ताकि मैं आगे और बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकूं। आपके कमेंट का वेट करते हुए एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं कि अगर आप अभी तक मेरे इस कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसकी फीस फकत 99 रुपीज, और 99 रुपए में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। सहायक उर्दू अनुवादक का कोर्स, इसका पीटी का कोर्स, जो ये 60 क्लास है, पूरी 60 क्लास आपको मिलने वाली है, और उसकी फीस सिर्फ 99 है। इस क्लास के बाद आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसका कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसका आपको क्लास, एक तो वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा ही, साथ में आपको इसका क्लास नोट मिल जाएगा, साथ में इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ में इसका आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ये इसी एक क्लास की इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। मैं अपने वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करता हूं। कॉन्टैक्ट नंबर्स ये हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, ये तो मैं आपको चाहे जनरल नॉलेज पढ़ाऊं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, कुछ भी पढ़ाऊं, मैं हर जगह बराबर हूं। या मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ाऊं, हर जगह बराबर हूं, मैं इक्वल हूं। ठीक है, चाहे वो आर्ट्स हो, लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, कहीं पे भी फिट हूं मैं। चूंकि मैंने आईएससी के बाद बीकॉम किया है, के बाद एमए किया है, साइंस भी, कॉमर्स भी, आर्ट्स भी, के बाद बीएड, बीटेक कर करके छोड़ा है। फिर ये एमए मैंने 3 पेपर से कर लिया है, चौथे पेपर से कर रहा हूं, और चारों लैंग्वेज ही है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबिक। तो ये मेरी कुछ डिग्री है छोटी सी। यूपीएससी की तैयारी भी की है, और इब्तदाई तालीम जो है मदरसे से हुई। अब तक 25 से ज्यादा किताब अल्हम्दुलिल्लाह लिख चुका हूं, और लिख भी रहा हूं। हाँ, एक चीज है जो आप मुझसे डिमांड नहीं करेंगे, वो है लाइव क्लास। मैंने पूरी जिंदगी कभी लाइव क्लास नहीं लिया है, ठीक है, किसी भी कोर्सेज में उतनी फुर्सत नहीं होती। मैं लिखना ज्यादा पसंद करता हूं, तो मैं अपनी किताबों के लिखने में व्यस्त रहता हूं, बिजी रहता हूं। सोशल लाइफ मेरी इस वजह से जीरो रहती है। लेकिन इंशाल्लाह अगर मौका दिया, अल्लाह ने अगर चुन लिया, तो हो सकता है सोशल लाइफ भी शुरू हो जाए। मैंने प्लान किया है कि आरफी फाउंडेशन शुरू करूं बहुत जल्द, और 2 चीज पे काम करने का मेरा इरादा है, फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी जो फ्री मिले। तो हो सकता है फ्यूचर में अगर आप लोगों का साथ मिला तो इंशाल्लाह स्टार्ट किया जाएगा। लिंगो है, ये मेरा एक कामयाब प्लेटफॉर्म है। 1,36,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 50,000 से ज्यादा ऐप डाउनलोड्स हैं। इस पर एक कोर्स है डायमंड स्पीकिंग कोर्स के नाम से। 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को अब तक हिंदुस्तान में किया है पिछले 3 साल में। हिंदी टू इंग्लिश ये कोर्स है, लेकिन जिसकी फीस 499 है 4 महीने की।
लेकिन अब मैंने आपसे चूंकि वादा किया है कि मैं उर्दू में भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो उर्दू टू इंग्लिश मैंने स्टार्ट किया है। आप सभी जाकर एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो नंबर आप उस पर राब्ता कर लें, या जो नंबर आपके पास होगा ही, जो भी नंबर अभी डिस्प्ले हुआ है पीछे, कांटेक्ट करिए। जा करके आप उर्दू टू इंग्लिश वाले डायमंड स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाइए। नंबर यही होगा, ये 7635016161। स्पीकिंग के लिए अलग नंबर है, इसकी सारी इंक्वायरी इसी पे होती है। मैं आपका इंतजार इस कोर्स में कर रहा हूं। ये जॉब मिल जाने के बाद या उसके पहले आप जब चाहें इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके एक कमेंट का वेट रहेगा मुझे। हाँ, ये जो स्पीकिंग है ना, ये इसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसे यहां पर एक जुमला है, ठीक है, कि जिसको कुछ भी नहीं आता, मैं उसके लिए बता रहा हूं। मैं पटना से हूं। जबान सिखाने का भी मेरा एक दूसरे टाइप का तजर्बा है। अब अगर किसी बंदे को कुछ भी नहीं आता, उस बंदे को ये नहीं आता सब्जेक्ट क्या है, वो नहीं जानता ऑब्जेक्ट क्या है, वो नहीं जानता वर्ब क्या है, वो नहीं जानता कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो बस ये जानता है, पढ़ना जानता है, मैं पटना से हूं, और अगर उसको मैं कहूं कि तुम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूं। तो मैं उसको सिखा दूंगा इसको ट्रांसलेट करना बिना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जाने हुए। मैं उसको एक ट्रिक दूंगा। ट्रिक ये है कि ये इंग्लिश है और ये उर्दू है, ठीक है। उसको मैं कहूंगा कि देखो, जो उर्दू का पहला है वो इंग्लिश का पहला है, तो उर्दू का पहला कौन है यहां पर, मैं है, तो ये इंग्लिश का पहला हो जाएगा आई। फिर मैं उसको बोलूंगा कि उर्दू का जो आखिरी होगा वो इंग्लिश का दूसरा हो जाएगा। तो उर्दू का आखिरी कौन है इसमें, हूं है, तो ये इंग्लिश का दूसरा हो जाएगा। फिर मैं उससे कहूंगा बाकी जो है ये तीसरा हो जाएगा। तो बाकी कौन है, पटना से, तो ये तीसरा तो होगा। लेकिन तीसरे में प्रॉब्लम ये है कि जरूरी तो नहीं है कि एक ही वर्ड हो, उसमें एक से ज्यादा वर्ड हो सकते हैं। तो देखो, उर्दू जबान जो है ना, राइट टू लेफ्ट जाती है। उर्दू जबान राइट टू लेफ्ट जाती है, लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। उर्दू जबान हम ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसको जब ट्रांसलेट करना होगा तो हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो आई एम के बाद अब पहले क्या आ गया, से, तो से की इंग्लिश फ्रॉम, और उसके बाद क्या आया, पटना, तो पटना की इंग्लिश पटना। अब जिसको कुछ भी नहीं आता है वो मेरे इस फंडे से आराम से बना सकता है, कुछ भी नहीं आता फिर भी वो ट्रांसलेट कर सकता है। और मैं आपको इसमें 12-12, 14-14 वर्ड के सेंटेंसेस ट्रांसलेट करवा दूंगा। मैं पटना से हूं, आई एम फ्रॉम पटना। क्या अंग्रेजी मुश्किल है, नहीं, बहुत आसान है। इसमें भी मैंने अलग अलग ट्रिक्स बनाए जबान सीखने के लिए। तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। मैंने आपको 50% डिस्काउंट दिया है, जाइए इस कोर्स से जुड़िए। जब स्टार्ट होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये बैच तो अनाउंस कर दिया है मैंने, लेकिन किसी दिन स्टार्ट होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप राब्ते में रहेंगे इस नंबर से। बहुत सारा प्यार आप लोगों को, आपके तबसरे का वेट रहेगा। इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना कम है, मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए। ऑल द बेस्ट, फी अमानिल्लाह। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में, अगली क्लास में।